में थोड़े से शादियों का सीजन पूरा समाप्त हो जाए, फिर बड़ी ढंग से पार्टी करेंगे तुम्हारे लिए। क्या समझ के आगे राजी हो रहे हो? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास? अच्छा, सवाई जय सिंह पढ़ रहे थे क्या? चलो, मैं तो भूल गया यार सब कुछ। क्या सवाई जय सिंह में क्या लिखवा दिया? क्या पढ़ाऊं अब आगे? मरने दो, क्या करना पटा गया। आदमी इस एक चीज के लिए करता है काम काज। वो हो ही गया, मरने दो, क्या करना है। चल, वैराग्य धारण कर लूं? अच्छा, वैराग पूरा गांव बसाया, मुझे लगा तू कह रहा है वैराग्य धारण कर लो। यार 7 दिन हुए जुमे जुमे। पहले ऐसी सलाह देता तो आदमी सोच भी लेता। चल, हाँ हाँ। दहेज 2 हेलीकॉप्टर और क्या था? हाँ? क्या क्या बताऊं, तुम बता दो, वो सब बता दो। बताने ऐसी बात रिकॉर्ड हो रही है, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, दहेज लिया है। चलो अगला अगला। हाँ, क्या जाएगा? हेलीकॉप्टर में? ओ हेलीकॉप्टर। एक उम्र में जाने के बाद ब्याह ही होता है केवल। अगला राधा लिखो लो, ईश्वरी सिंह। तो मुझे दिखाओ एक बार लास्ट लाइन क्या थी, फिर मैं एक बार रुकना, एक बार मत देख लो। अच्छा चलो, इसमें एक लाइन और लिखेंगे फिर अपना सुनो, देखो। एक आपको याद हो तो हमने बीच में एक देबारी समझौता पढ़ा था। तो देबारी समझौते में एक लाइन थी कि सवाई जय सिंह की शादी चंद्र कंवर के साथ होगी और चंद्र कंवर का बेटा आमिर का क्या होगा? क्या लाया तू? है कन्यादान? मैं कन्या थोड़ी हूं तो। है? अच्छा चलो, तुम ठीक सारे क्रेजी हो रखे हो, इतना राजी तो मैं खुद ही नहीं हुआ। खोलो। अरे तेरी, तू रात रात में बना ही ला, पर मेरी फोटो तूने ऐसे कैसे बना दी यार? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी मेरी फोटो खींच लो, इसकी क्या खींच रहे हो? थैंक यू। एक फोटो तेरे साथ, ला भाई। अब इंस्टा, अच्छा तेरा दोस्त इधर है? हाँ 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 हाँ। अरे अरे अरे, 2 मिनट। तो देबारी समझौते में यह था कि चंद्र कंवर का बेटा ही अगला राजा बने। चंद्र कंवर का जो बेटा हुआ था उसका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह। तो हिसाब तो यह कहता है कि आमेर का अगला राजा कौन बनना चाहिए? माधो सिंह। पर सवाई जय सिंह ने अपनी दूसरी रानी और थी, उसका नाम था सूरज कंवर। क्या नाम था? चांद वाले को बेटा, चांद वाले बेटे को राजा क्यों बनाए? सूरज वाले को बना दे। और सूरज का जो बेटा था उनका नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। तो अगला राजा किसको बना दिया? ईश्वरी सिंह। तो बाद में इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। कौन कौन से दोनों भाइयों में? है ना, जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष होता है माधो सिंह और ईश्वरी सिंह में। कारण कि देबारी समझौता कहता है राजा कौन होना चाहिए? माधो सिंह। और सवाई जय सिंह ने किसको बना दिया था? ईश्वरी सिंह। एक ही लाइन लिख लो, फिर अपने आगे पढ़ेंगे। तो सामाजिक सुधार हो गए, अलग से एक लाइन लिखो। लिखो, देबारी समझौते के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देबारी एग्रीमेंट, देबारी समझौते के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देबारी एग्रीमेंट, चंद्र कंवर का बेटा माधो सिंह आमेर का अगला राजा होगा। माधो सिंह सन ऑफ चंद्र कंवर विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ आमिर। चंद्र कंवर का बेटा माधो सिंह आमेर का अगला राजा होगा।
माधो सिंह सन ऑफ चंद्र कंवर विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ आमिर। चंद्र कंवर का बेटा माधो सिंह आमिर का अगला राजा होगा। माधो सिंह सन ऑफ चंद्र कंवर विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ आमिर। लेकिन सवाई जयसिंह ने बट सवाई जयसिंह लेकिन सवाई जयसिंह ने बट सवाई जयसिंह लेकिन सवाई जयसिंह ने बट सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह ईश्वरी सिंह को आमिर का राजा बना दिया था। अपॉइंटेड ईश्वरी सिंह एज किंग ऑफ आमिर। ईश्वरी सिंह को आमिर का राजा बना दिया था। अपॉइंटेड ईश्वरी सिंह एज किंग ऑफ आमिर। ईश्वरी सिंह को आमिर का राजा बना दिया था। अपॉइंटेड ईश्वरी सिंह एज किंग ऑफ आमिर। अब अगला हेडिंग डाल लो ईश्वरी सिंह। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बंदे को लगता है कि वो बनना चाहिए था, दूसरे को बना दिया गया, तो उन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, उत्तराधिकार संघर्ष होगा। तो इन दोनों भाइयों के बीच में पहला जो युद्ध होता है उसका नाम है राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? टोंक में एक जगह पड़ती है। राजमहल कहां पड़ता है? तो लिखो राजमहल का युद्ध, बैटल ऑफ राजमहल। ईश्वरी सिंह और किस किस के बीच में होगा? माधो सिंह। तो क्या नोट्स खोल के बैठा लिख ले रहे हैं? तो बुढ़ापा थोड़ी आ गया। लिख, बंद कर इनको। खुद लिखने में जोर आता है तेरे को? खुद का लिखा हुआ याद रहता है हमेशा, नोट्स नहीं खोलने ऐसे। बंद कर देना, गलत है नोट्स, काटा मार देना। राजमहल, राजमहल कहां पे पड़ता है? टोंक। किस किस के बीच में? ईश्वरी सिंह और माधव, है ना। अब थोड़ा सा यूं दिमाग लगा के मुझे जवाब देना, दो तीन। मैं ये कहता हूं इस युद्ध में भाग लेने के लिए मेवाड़ का राजा आया था ना, तो बताओ मेवाड़ का राजा दोनों में से किसकी तरफ से आएगा? क्यों माधो सिंह की तरफ से? क्यों? भाणजा लगता है। क्या लगता है? भाणजा। और इस टाइम जो मेवाड़ का राजा था वो था जगत सिंह सेकंड। कौन था? तो माधो सिंह की तरफ लिख लो, जगत सिंह सेकंड मेवाड़। पढ़ते हैं अपने हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष, आप याद ही कर लो कि हुरडा सम्मेलन का मास्टरमाइंड कौन था? सवाई जयसिंह। पर अध्यक्ष कौन था? जगत सिंह सेकंड। तो एक टाइम के राजा लगभग। और समझना, देखो मैंने बताया था कि बूंदी में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। बूंदी में दो बंदे लड़ रहे थे, एक तो दलेल सिंह और एक उमेद सिंह। सवाई जयसिंह ने किसको सपोर्ट किया था? दलेल सिंह। किसने किया? दलेल सिंह। इस युद्ध में भाग लेने के लिए आया था उमेद सिंह। कौन आया था? उमेद सिंह। बताओ उमेद सिंह इन दोनों में से किसकी तरफ से? किसके? क्यों आएगा माधो सिंह की तरफ से? क्यों? अब देखो इसको, है ना, यूं समझिए कि भाई सवाई जयसिंह किसको सपोर्ट कर रहा था? दलेल सिंह। इन दोनों में से सवाई जयसिंह ने किसको बनाया? ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह भी किसको सपोर्ट करेगा? दलेल सिंह। पर इसमें आया उमेद सिंह। तो दलेल सिंह का दोस्त कौन है? ईश्वरी सिंह। तो फिर उमेद सिंह किसका साथ देगा? माधो। लिख लो उमेद सिंह। उमेद सिंह कहां से आया? बूंदी। बूंदी वाले आए तो कोटा वालों को अपने साथ लेके आए। कोटा का था दुर्जन साल, याद आया हुडा सम्मेलन में? तो वो भी इसकी तरफ से आया था। दुर्जन साल कोटा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना, देखो भरतपुर में दो भाई लड़ रहे थे, एक बदन सिंह और एक मोहकम सिंह। सवाई सिंह ने किसका साथ दिया? बदन सिंह, है ना। अब इसमें बदन सिंह भाग लेने के लिए आएगा तो किसकी तरफ से आएगा? किसकी तरफ से? तो बदन सिंह ने अपने बेटे को भेजा था, और बदन सिंह जी के जो बेटे थे उनका नाम था सूरजमल। क्या नाम था? तो भरतपुर से भाग लेने के लिए कौन है? सूरजमल। लिख लो। समझ में आ रही है ना बात आपके? अच्छा मुझे बताओ, इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे मराठे। कौन आए थे? मराठे। बताओ मराठे किसकी तरफ से आएंगे? किसकी तरफ से? क्यों? कि सवाई जयसिंह और मराठों की आपस में बनती? मराठों का ऐसा कुछ ही नहीं था। मराठों का एक ही काम था, अपना सपना। जो पैसे देगा उसकी तरफ से लड़ ले। तो मराठे दोनों तरफ से थे, थोड़े बहुत ईश्वरी सिंह की तरफ से, पर ज्यादातर जो मराठे थे वो किसकी तरफ से थे? माधव सिंह। तो इधर लिख लो मराठे। कि बाकी मराठों का कोई दीन धर्म नहीं था, लुटेरे थे, जो पैसे देता उसकी तरफ से लड़ लिया करते मराठास।
तो अब ईश्वरी सिंह से की तरफ से तो कौन है? भरतपुर से सूरजमल, माधो सिंह की तरफ से मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड, बूंदी से उमेद सिंह, कोटा से, और पैसे लेके बताओ किसको जीता है? माधो सिंह ज्यादा है उसकी तरफ से, लिखो ईश्वरी सिंह जीत गया। क्या करें, वही जीता था, लिखो ईश्वरी सिंह जीत गया, नाम ईश्वर अगले का, ईश्वरी सिंह वन दिस बैटल, ईश्वरी सिंह जीत गया, ईश्वरी सिंह वन दिस बैटल। तो वो जीता तो उसने इस जीत की याद में एक पिलर बनवाया था, यहाँ पे पिलर को बोलते हैं लाट, पिलर क्या बोलते हैं? ईश्वरी सिंह ने लाट बनाई, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? ईसर लाट। क्या नाम हो गया? ईसर लाट। या इसी का एक नाम और है सरगासुली, क्या नाम था? तो इस जीत की याद में क्या बनाएगी? ईसर लाट या सरगा। ये कभी चौड़ा रास्ता की तरफ जाना, या जयपुर में अपने बाकायदा ईसर लाट बनी हुई है, तो कौन सी युद्ध में जीत की याद में बनाएगी? राजमहल। किसने बनवाई? किसको हराने के बाद? ईश्वरी सिंह ने बनाई। ईश्वरी को अपना ईश्वर ही बोलते हैं, ईश्वर पूरा बोलते नहीं। लाट का मतलब पिलर, ईश्वर ने पिलर बनाया, इसलिए नाम क्या हो गया? ईश्वर लाट। लिखो इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, इस जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट का निर्माण करवाया था। ईश्वरी सिंह बिल्ट ईसर लाट, कोष्टक में लिखना स्वर्गासुली। ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट का निर्माण करवाया था। ईश्वरी सिंह बिल्ट ईसर लाट, सरगासुली, स्वर्ग तक जाने वाली, इतनी ऊंची। किसका निर्माण करवाया? ईसर लाट का दो, या क्या कर दो उसको? सर। पर माधो सिंह हारने के बाद भी शांत नहीं बैठा, उसने वैसा बदला लेंगे, तो अगले साल वापस आया वो युद्ध लड़ने के लिए। ये अपने जयपुर के पास ही जगह पड़ती है बगरू। कौन सी जगह? लिखो बगरू का युद्ध। बगरू जयपुर में है। और वापस उतार लेना, कौन कौन लड़े थे उनके नाम वापस लिख लेना। सेम के सेम ऊपर वाले उतारने हैं ना, तो वो उतार लो, मन नहीं दिख रहा। जो ऊपर लिखे हैं एग्जैक्टली वैसा वैसा लिखना। उधर से भरतपुर से सूरजमल, इधर से जगत सिंह सेकंड, उमेद सिंह, दुर्जन साल और मराठे। था क्या करना उससे? है हर युद्ध में कोई ना कोई सेनापति होता ही है। लिख लिया? इस बार किसको जीता है बताओ? तुम कहोगे उसको जिता देंगे। माधो सिंह, एक उसको जिता देना, लिखो माधो सिंह जीत गया, माधो सिंह वन दिस बैटल, माधो सिंह जीत गया, माधो सिंह वन दिस बैटल। इस बार भी ईश्वरी सिंह जीत जाता, पर इस बार जो तू जिस सेनापति का नाम ले रहा वो सेनापति मरा गया था तुम्हारा। ईश्वरी सिंह का एक सेनापति था, उसका नाम था हरगोविंद नाटाणी। क्या नाम था? राजमहल वाला युद्ध जीते, राजमहल का युद्ध जीतने के बाद में ईसर लाट या सरगासुली बनाएगी। कुछ लोग तो कहते हैं ईसर लाट इसलिए बनाई गई कि भाई युद्ध जीत गए थे, जीत के आदमी पिलर बनाते थे, विजय स्तंभ बनाया था, वैसे वैसे विजय स्तंभ है एक प्रकार का। कई लोग कहते हैं कि इसके ठीक सामने उस सेनापति का घर था, और सेनापति की जो बेटी थी वो ईश्वरी सिंह की गर्लफ्रेंड थी। तो ईश्वरी सिंह इस चक्कर में यहाँ पे लाट बना गया कि यहाँ पे बैठ के सामने वाली खिड़की में टाइप का फील लिया करता था। तो हरगोविंद नाटानी बड़ा नाराज था। तो जब बगरू वाला युद्ध होना था उससे पहले जब राजमहल जीत गए, तो राजा ने अपने सेनापति को बुला, कहा भाई युद्ध वापस होगा, क्या तैयारी है? उसने कहा सर चिंता मत करो, जयपुर की सेना मेरी जेब में, पक्का हारेगा, पक्का, चिंता ही मत करो। थोड़े दिनों बाद उसने कहा वो सुने मराठे आ रहे हैं, माधो सिंह आ रहा है, उमेद सिंह आ रहा है, माधो सिंह उनके साथ में आ रहा है, क्या तैयारी है? आ रहेगा सर, सेना अपनी जेब। अरे वो जयपुर में इंटर कर गए राज्य में, क्या आ रहेगा सर, सेना जेब में। अरे वो बगरू पहुंच गए एकदम सीमा पे, बगरू तो ये रहा एकदम पहला टोल है बगरू अपना, बगरू पहुंच गए, क्या तैयारी है? उसने कहा जेब फट गई।
तो फिर वो सेना लेके पहुंचा नहीं ढंग पे, ईश्वरी सिंह गया तो ईश्वरी सिंह हार गया उसके अंदर। हार गया तो हारने के बाद में संधि होती है, टेबल टॉक हुई, आमने सामने बैठे। तो ईश्वरी सिंह को कहा कि भाई राज्य का अधिकार किसका है, माधो सिंह का, तो इस पे कब्जा किया बैठा है। तो उसने, ईश्वरी सिंह ने कहा पूरा तो नहीं दूंगा पर मैं 5 परगणे दे दूंगा। कितने परगणे? ये टोडा, मालपुरा, फागी, ये वाला इलाका है पूरा, ये बाद में इस माधो सिंह को 5 परगणे दिए गए। कितने परगणे दिए गए? देखो, माधो सिंह को 5 परगणे दिए गए। 5 परगनाज वर गिवन टू माधो सिंह। परगणे समझते हो तुम? माधो सिंह को 5 परगणे दिए गए। 5 परगनाज वर गिवन टू माधो सिंह। माधो सिंह को कितने परगणे दिए गए? 5। अच्छा, बूंदी में दलेल सिंह उमेद सिंह की लड़ाई में ईश्वरी सिंह किसको सपोर्ट करता था? दलेल सिंह। तो यहां लिखवाया गया कि आज के बाद तू दलेल सिंह को सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ईश्वरी सिंह दलेल सिंह को राजा नहीं मानेगा। राजा किसको मानेगा? उमेद सिंह। दलेल सिंह किसके सपोर्ट से बना था? जयपुर वालों के। और यदि जयपुर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो दलेल सिंह बूंदी का राजा नहीं। दलेल सिंह नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? उमेद सिंह। तो उमेद सिंह को कहां का राजा मान लिया गया? देखो, उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया। उमेद सिंह वॉज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ बूंदी। उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया। उमेद सिंह वॉज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ बूंदी। उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया। उमेद सिंह वॉज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ बूंदी। अब बचे मराठे। मराठों का रुपये। तो ईश्वरी सिंह ने कहा मैं किस बात के दूं, तुम माधो सिंह की तरफ से लड़े थे, वो तो लो उससे। कहा वो तो ले लिया हमने, पर लड़े तेरे चक्कर में थे। तू लड़ाई नहीं करता तो हमें इतनी दूर लड़ने के लिए आना नहीं पड़ता। हमें हर जाना दे। क्या दे? युद्ध हर जाना समझते हो? कंपनसेट, कंपनसेशन दे हमें, है ना? तो लिखो, मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया। वॉर कंपनसेशन वाज गिवन टू मराठास। मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया। भाई ये हमारा लॉस हुआ है, इसके बदले में तू हमें कंपनसेट कर। मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया। वॉर कंपनसेशन वाज गिवन टू मराठास। मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया। वॉर कंपनसेशन वाज गिवन टू मराठास। मराठों को क्या दिया गया? अब ईश्वरी सिंह ने कहा, उन्होंने खूब कोई 20-1 लाख रुपए मांगे युद्ध हर जाना, तो उसने कहा इतने है ही नहीं मेरे पास रुपए। तो मराठों ने कहा देख हम इतने बुरे भी नहीं है, तू एक बार डाउन पेमेंट जमा करवा दे, फिर किस्तों में दे दे। तो ईश्वरी सिंह ने कहा ठीक है। तो उसने एक बार 48 में कुछ रुपए दे दिए। 49 में मराठे वापस आए कि रुपए ला, उसने किस्त दे दी। 50 में मराठे वापस आए, रुपए ला, तो उसने कहा इस बार अकाल पड़ा हुआ है, खजाने में रुपए नहीं है, प्लीज थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में ले जाना। मराठों ने कहा हम यहीं बैठे हैं, या तो रुपए दे वरना हम जयपुर को लूटेंगे। और ईश्वरी सिंह को लगा कि अरे यार, कोई समय था जब मेरे पिताजी मराठों को मालवा में भी हरा रहे थे। कोई समय था जब मेरे पिताजी मराठों को जयपुर में घुसने नहीं दे। तो और पिताजी छोड़िए, मैंने खुद राजमहल के जो मैंने मराठों को भगा भगा के मारा है। एक बगरू क्या हारे, ये मुझे धमकियां दे रहे हैं कि हम क्या कर देंगे, जयपुर लूट लेंगे। और उस बंदे को लगा कि अब ये दुनिया, ये महफिल, सुसाइड कर लेता है। तो मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया, तो ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली? लिख लो, मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया। मराठा टॉर्चर्ड फॉर वॉर कंपनसेशन। मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया। मराठास टॉर्चर्ड फॉर वॉर कंपनसेशन। अतः ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। सो ईश्वरी सिंह कमिटेड सुसाइड। अतः ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। सो ईश्वरी सिंह कमिटेड सुसाइड। अब अगला लिखो, माधो सिंह। वैसे ना माधो सिंह सीधा आदमी था, और माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को पहले भी कहा था कि देखो भैया, देवारी समझौते का हिसाब किताब तो ये है कि पूरा का पूरा आमिर मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि देवारी समझौते में लिखा हुआ है चंद्र कंवर का बेटा ही क्या बनेगा, आमिर का राजा। पर कोई बात नहीं, पिताजी तेरे को राजा बना के चले गए, अपने काम करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं, आधा जयपुर ईश्वरी सिंह और आधा जयपुर माधो सिंह। मैं आधे में राजी हो जाऊंगा। माधो मांगे आधो, माधो मांगे, पर ईश्वर देवना पाव। पाव समझते हो? आधे का भी आधा होता, सो क्या बोलते हैं, पाव। माधो मांगे आधो, ईश्वर देवना। ईश्वर पाव भी देना चाहता, ईश्वर की मर्जी चाले तो पूरे परी दाव।
यदि ईश्वर की मर्जी चले तो पूरा दबाना चाहता था। मादा तो आधे में राजी था, लेकिन ईश्वर पाव दे के भी राजी। अब माधो सिंह, अब ईश्वरी सिंह के हाथ से पूरा ही निकल गया, मर गया। और मर गया तो अब राजा कौन बन गया? माधो सिंह। माधो सिंह जैसे राजा बना, मराठे बैठे थे, मराठों का रुपये मैं किस बात की दूं? तुम मेरी तरफ से 2 युद्ध लड़े थे, राजमहल और बगरू, दे दिए, हिसाब किताब क्लियर है। नहीं नहीं, जो हम ईश्वरी सिंह में मांगते थे वो दे, तो ले लो ईश्वरी सिंह से। मर गया, ऊपर जाके ले आओ। मराठों का चौप, जो जयपुर की सीट पर बैठेगा हम उससे रुपए मांगते हैं, हम जयपुर के राजा से रुपए मांगते हैं। ईश्वरी सिंह बैठा था तो हम किस में मांग रहे थे? ईश्वरी सिंह। अब ईश्वरी सिंह की जगह माधो सिंह बैठ गया तो रुपए किस में मांगते हैं? माधो सिंह, रुपए चुका। अब माधो सिंह फंस गया, उसको लगा मरा दिया यार। तो माधो सिंह और माधो सिंह की मम्मी का नाम क्या था? चंद्रकंवर। दोनों माँ बेटे ने बैठ के प्लानिंग की। चंद्रकंवर ने जो मराठों का सेनापति था उसको बुलाया और उसको बुला के कहा कि तू मेरे धर्म का भाई है। उसने कहा इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, 100 रुपए कम कर दे, बाकी रुपए चाहिए मेरे। चंद्रकंवर ने कहा अरे मैं बड़ी बहन हूं, 100 रुपए तो एक्स्ट्रा ले जाना। पर एक्चुअली दिक्कत यह है कि देख, हम नए नए राजा बने, अकाल पड़ा हुआ है, खजाना खाली है, हमें पता भी नहीं रुपए कहाँ है कहाँ नहीं है। थोड़ा टाइम दे, हमें थोड़ा टैक्स वैक्स लेने दे, हम रुपए दे देंगे तेरे। तो मराठों ने कहा ठीक है, तो तुम पक्का रुपए दे दोगे बाद में? हाँ, थोड़े दिन में हम खुद ही समाचार भेज देंगे, तब तुम रुपए लेने के लिए आ जाना। मराठे यहां से लूटपाट करने के लिए चले गए पंजाब। कहां चले गए? पंजाब। 6-7 महीने बाद माधो सिंह ने मराठों को मैसेज किया कि मामा जी, अब मामा जी बन गए ना, हो मैं पार्टी कर रहा हूं, भंडारा है मेरे यहाँ पर, रास्ते लग की पार्टी है, तो रास्ते लग की पार्टी में भी आ जाओ और आप वो युद्ध हर जाना भी ले जाना, और प्लीज पूरे परिवार को साथ लेना, मामी जी को और बच्चों को उनको भी साथ में लेकर। मराठों ने कहा हम यहाँ पंजाब घूम रहे हैं, लूटपाट करते हैं, यहाँ कहाँ तेरी मामी जी ने, हमारे साथ तो कुछ फौजी हैं, तो एक काम करो फौजियों को लेके सबको आ जाओ। अरे हमारे पास 4-1 हजार की फौज है कि जितने हैं सबको सबके लेके आ जाओ। अरे इतने लोगों का खाना पीना के भतीजे को कम समझाएगा, भाणजे को कम समझाएगा, आपका भाणजा सब देख लेगा, आप तो आ जाओ। तो भाई मराठे यहाँ पे युद्ध हरजाना लेने के लिए आए। दिल्ली वाले गेट से मराठों को घुसाया उस आदमी, उधर वाले गेट से। इधर वाले गेट पहले बंद किए उसने, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, चांदपोल, ये बंद किए। दिल्ली वाले गेट से मराठों को घुसाया, फिर दिल्ली वाला गेट बंद किया। जयपुर के एक एक बंदे को पहली रात बुला के हथियार दिए गए थे और कहा गया था एक भी मराठा जिंदा नहीं जाना चाहिए। भाई साहब 4,000 मराठों को जयपुर वालों ने कूट कूट के मार दिया था। 11 मराठों ने जैसे तैसे करके दीवार कूद के भागने का प्रयास किया था। जयपुर वाले टांग पकड़ के खींच के लाए, पकंडे जा रहे हो छे। तो किसी राजा ने जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था, नरसंहार करवाया। वो राजा कौन था? लिखो, स्टार लगा के लिखो, जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। ही मैसेकर्ड मराठाज इन जयपुर। जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। ही मैसेकर्ड मराठाज इन जयपुर। जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। ही मैसेकर्ड मराठाज इन जयपुर। जयपुर में क्या करवाया? मराठों का कत्लेआम करवाया। मराठों ने कहा बदला लेंगे यार, अपने आदमियों को यूं जयपुर के अंदर घुसा कर मारा उसने। पर भाई साहब कई साल तक तो मराठों की हिम्मत ही नहीं हुई उस डाकी से बदला लेने की। थोड़े साल बाद मराठे बदला लेने के लिए आए। अपने टोंक में एक जगह पड़ती है काकोड़, कौन सी है? लिखो, काकोड़ का युद्ध, बैटल ऑफ काकोड़। इंग्लिश में लिख दें, ले काकोड़ है। ऐसे इंग्लिश पूछ लिया कर तू मेरे से, मुझे मजे आते हैं ऐसी इंग्लिश लिखना। तुमको स्पेलिंग पूछ लेते हो ना मेरे से तो डर लगता है मेरे को। तो तुम काकोड़ गिर पूछ लिया कर बीच बीच में तू। किस किस के बीच में काकोड़ का युद्ध बताओ देखिए। कब हुआ काकोड़ का युद्ध? 1768 में ना, टोंक में जगह पड़ती है, माधो सिंह और मराठों के बीच में। मराठे तैयारी करके आएंगे, इस बार हराएंगे अपने माधो सिंह को। पर भाई साहब शुरुआत की लड़ाई में माधो सिंह भारी पड़ता दिखा। भारी पड़ता दिखा तो मराठों को डर लगा कि यदि हार गए, इसने पकड़ लिए तो। ऐसा बीच में मराठों ने चप्पलें वापस ली थी अपने। देखो, इस युद्ध में भी माधो सिंह की जीत हुई। माधो सिंह ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी मराठों की जीत हुई, सॉरी माधो सिंह की जीत हुई। माधो सिंह ऑल्सो वॉन दिस बैटल।
ऐसे अपना जिला पड़ता है 12, 12 में एक जगह पड़ती है बटवाड़ा। कौन सी जगह? लिखो बटवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बटवाड़ा। कहां पड़ता है बटवाड़ा? 12। 12 तो जिला बाद में, अब राजस्थान बनने के बाद बना, पहले तो रियासत कोटा थी। यहाँ पे कौन सी रियासत लगती? तो कोटा वालों के साथ इसकी एक लड़ाई हुई थी, बटवाड़ा में युद्ध हुआ था। उस समय जो कोटा का राजा था उसका नाम था शत्रुसाल। कब हुआ बटवाड़ा का युद्ध? बटवाड़ा कहां पड़ता है? 12, 12 में। 12 जिला तो बताइए। बीच में ना एक राजस्थान गवर्नमेंट एक रूल लेके आई थी, अपने नगर पालिकाओं में लागू किया था, राइट टू रिकॉल, है ना, वापस बुलाने का अधिकार। पॉलिटी शुरू होगी क्या? सुन ही लिया होगा आपने। तो 12 में मांगरोल जगह, एक मांगरोल, वहां की नगर पालिका में ये लागू किया था कि वहां के जो चेयरमैन सर थे उनके खिलाफ राइट टू रिकॉल का प्रयोग हुआ और कहा गया कि चेयरमैन को हटाया जाए। हालांकि वो हटे नहीं थे, जब वापस वोटिंग हुई तो वापस जीत गए थे उसके अंदर वो। तो मेरे एक दोस्त है वो बताते हैं कि दिल्ली में कोई सर किसी कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, तो करंट के टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल के बारे में बताता हूं। तो लिखवाया, फिर कहा कि पता है राजस्थान के जो लोग कितने जागरूक हैं, बच्चों यूपी बिहार के रहते हैं सारे के सारे दिल्ली में पढ़ने वाले। तो उन्होंने कहा हाँ सर बताइए कैसे। कहा अभी 12 जिलों में वहां पे राइट टू रिकॉल लागू हुआ है। और सबने लिखा कि राजस्थान के 12 जिलों में राइट टू रिकॉल हुआ है। उनमें एक कोई अपने राजस्थान वाला ही बैठा होगा। क्लास में खत्म होने के बाद उसने कहा सर साइड में आओ थोड़े, जिले 12 नहीं है, नाम 12 है। फिर अगले दिन सर क्लास में आए, अब राजस्थान वाले पता नहीं कैसे कैसे नाम रख लेते हैं, वो 12 है नहीं उसको 12 कीजिए। आपने ध्यान रखना भाई, 12 नाम है जिले का आपने। तो बटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1761। किस किस के बीच में हुआ? कुछ यूं कि दिल्ली का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला हट गया तो उसकी जगह राजा बनता है मोहम्मद अहमद शाह। कौन बनता है? अहमद शाह जब राजा बना तब अपने भरतपुर में इधर राजा साहब बन गए थे सूरजमल। अहमद शाह और सूरजमल के बीच में आपस में बनती नहीं थी। अहमद शाह की माधो सिंह की ठीक बनती थी। तो अहमद शाह ने माधो सिंह को कहा कि यार भरतपुर वालों से मेरी नहीं बनती, तू हमारे बीच समझौता करवा दे। और जयपुर वाले ये समझौते पंचायती कर ही रहे थे सारी की सारी। माधो सिंह सूरजमल जी का और अहमद शाह के बीच में क्या करवा देता है? समझौता। तो अहमद शाह बड़ा राजी होता है और अहमद शाह राजी होकर कहता है कि जा मेरी तरफ से तुझे रणथंभोर का किला। कौन सा किला? रणथंभोर। मेरी तरफ से तेरे को रणथंभोर का किला दिया जाता है। माधो सिंह आया और माधो सिंह ने आगे कौन से किले पे कब्जा कर लिया? रणथंभोर। हकीकत यह थी कि रणथंभोर का किला अहमद शाह का था ही नहीं। रणथंभोर का किला था शत्रुसाल का। किसका था? मुगल बादशाहों के ढलते हुए दिन थे, उनके पास खुद की जमीन ही नहीं थी, रणथंभोर किला उनके पास कहां होता। पर अहमद शाह को लगा कुछ ना कुछ तो दूं, तो उसने कह दिया क्या देता हूं मैं तेरे को। अब जब माधो सिंह ने रणथंभोर पे कब्जा किया तो शत्रुसाल ने पूछा कि भाई साहब किधर, ये किला मेरा है। माधो सिंह ने कहा नहीं मेरे को तो किसने दिया है? अहमद शाह। फिर रणथंभोर किले को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो बटवाड़ा युद्ध का कारण कौन सा किला है? लिख लो, कारण रणथंभोर किला, रणथंभोर फोर्ट। कारण रणथंभोर किला, रणथंभोर फोर्ट। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य किसके पक्ष में? शत्रुसाल, क्योंकि किला भी किसका था? शत्रुसाल। तो इस युद्ध में किसकी जीत हुई? शत्रुसाल। कारण हो गया, नीचे अलग से लिखो, इस युद्ध में शत्रुसाल की जीत हुई। शत्रुसाल वन दिस बैटल। इस युद्ध में शत्रुसाल की जीत हुई। शत्रुसाल वन दिस बैटल। अपने को लगता है कि यार वह बंदा माधो सिंह जिसने अपने भाई को हरा के राजगद्दी प्राप्त की, वह बंदा जो मराठों को भगा भगा के मारता है, हराता है उनको, वो किससे हार गया? कोटा वालों से हार गया, शत्रुसाल से हार गया। लेकिन बाद में जब हम इस युद्ध को ढंग से पढ़ते हैं तो इसमें कोटा के सेनापति का नाम देखते हैं, और कोटा के सेनापति का नाम था जालिम सिंह। क्या नाम था? अब जालिम सिंह होगा फिर तो हारेंगे। तो इसमें कोटा का सेनापति कौन था? जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? लिख लो, इसका नाम लिखो, इस बंदे का नाम आगे खूब आएगा आपने, तो यहीं से याद करना है। कोटा का सेनापति लिख लो, कमांडर ऑफ कोटा।
जालिम सिंह जाला। बंदे का नाम जालिम नहीं है, बंदा भी पूरा क्या था? जालिम। अपने राजस्थान वाले जोरदार थे, नाम रख देते जालिम। बंदा किसी से जाके मिले कि नाम क्या भाई साहब? जालिम, शैतान, है ना? गांव में नाम रखते, शैतान सिंह, जालिम सिंह, दुर्जन सिंह। फिर फिल्मों में अमरीश पुरी ने रखने शुरू किए नाम, है ना? अमरीश पुरी गुंडा होता, उसके नाम ऐसे होते थे बाद। क्या नाम बताओ देखे? तो कोटा का सेनापति कौन था? है ना? आगे हम पढ़ेंगे जालिम सिंह झाला को, बार बार आगे पढ़ेंगे तब याद आएगा कौन से युद्ध में सेनापति था। बटवाड़ा किसका सेनापति था? कोटा। कोटा का राजा कौन है? शत्रुघ्न। ये तीन तो आपके बातें हैं माधो सिंह के बारे में पॉलिटिकल, कि उसने मराठों का कत्लेआम करवाया, काकोड़ के युद्ध में मराठों को हराया, लेकिन बटवाड़ा के युद्ध में कोटा वालों से हार गया। अब उसकी सांस्कृतिक बातें लिख लेते, लिख लो। सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट। तो एक तो बंदे ने पूरा शहर बसाया आपके। सवाई जय सिंह के बाद में जीते राजा उनके नाम के आगे सवाई लगता है, तो माधो सिंह का क्या हो गया? सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह बसाएगा तो शहर का नाम सवाई माधोपुर। क्या नाम हो गया? 1763 में। कब बसाया गया था? लिख लो। 1763 ईस्वी में, इन 1763 एडी। 1763 ईस्वी में, 1763 एडी सवाई माधोपुर की स्थापना की। ही फाउंडेड सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की स्थापना की। ही फाउंडेड सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की स्थापना की। फाउंडेड सवाई माधोपुर। किसकी स्थापना की? कब की गई? बताओ, जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727। कब की गई थी? 1727। बीकानेर 1488। जोधपुर 1459। उदयपुर। एक जयपुर में एक जगह पड़ती है माधोराजपुरा। कौन सी जगह? मराठों पर जीत की याद में जो किला बनाया गया था, उस किले का नाम क्या था? माधोराजपुरा। लिख लो। मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठास। मराठों पर जीत की याद में, इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर मराठास, माधोराजपुरा किले का निर्माण करवाया गया। माधोराजपुरा फोर्ट वॉज बिल्ट। माधोराजपुरा किले का निर्माण करवाया गया। माधोराजपुरा फोर्ट वॉज बिल्ट। जयपुर में पड़ता है ना माधोराजपुरा। एक ये जयपुर में अपने जगह पड़ती है चाकसू। नाम सुना है चाकसू? यहां पर बनवाया था शीतला माता का मंदिर। किसका मंदिर? सीता। तो चाकसू में कौन सी माता जी का मंदिर है? शीतला माता। किसने बनवाया? देख लो। चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। शीतला माता टेम्पल वॉज बिल्ट एट चाकसू। हाँ, रणथंभौर था उसके पास। अलग अलग है ना? वही कैसे? जयपुर और बगरू अलग अलग है ना? 30-35 किलो। रणथंभौर किला है, उससे 35 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ी है, खाली पड़ी थी, बंदे ने शहर बसा लिया। नहीं समझी? तुम्हारा रूम और कोचिंग एक ही थोड़ी है। तू कह सकती है जयपुर में, पर है तो अलग अलग ना। चलो, क्या लिखा? चाकसू में शीतला माता का मंदिर। तो शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया? माधो सिंह। कहां पर बनवाया? चाकसू। एक आप अपने जेलन रोड पे जाते हो तो मोती डूंगरी गणेश जी है, तो यहाँ पे मोती डूंगरी गणेश जी के ऊपर एक महल बना हुआ है ना? तो इस पहाड़ी का नाम है मोती डूंगरी। तो वो जो महल है वो इसी ने बनवाया था। लिख लो। मोती डूंगरी, जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी पैलेस वॉज बिल्ट एट जयपुर। जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी पैलेस वॉज बिल्ट एट जयपुर। जयपुर में मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी पैलेस वॉज बिल्ट एट जयपुर। जयपुर में कौन सा महल बनाया गया? तो चार बातें। कौन सा शहर बसाया गया? सवाई माधोपुर। कौन सा किला बनाया गया? माधोराजपुरा। कौन सा मंदिर बनाया गया? कौन सा महल बनाया गया? कौन सा? मैं जब नया नया जयपुर पढ़ने के लिए आया
तो एक दिन बाइक पे किसी दोस्त के साथ जा रहा था और दोस्त ने कहा कि वो ऊपर देख रहा है। मैं को हाँ महल है, मोती डूंगरी का महल है। अच्छा, क्या इसमें एक शिव जी का मंदिर है? अच्छा, का वो साल में एक बार खुलता है शिवरात्रि के दिन, ठीक है। और का सुबह 4 बजे से लोगों की लाइनें लग जाती है, ठीक है। तो अपने जैसों का नंबर ही नहीं आता, ठीक, नहीं आता तो नहीं जाएंगे, और तो क्या कर सकते हैं आप। काफी दिनों बाद में, कभी साल 1.5 साल बाद में, और किसी दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था, उस दोस्त ने वापस कहा कि ऊपर देख रहा है, वो मोती डूंगरी का महल है, उसमें एक शिव जी का मंदिर है, शिवरात्रि के दिन ही खुलता है, सुबह 4 बजे से लाइनें लग जाती है, और तेरे जैसे का तो अपने वापस भरी। उसके बाद भी कभी उधर से गया तो कोई ना कोई ये सेम बात दोहराता रहा, अपनी बात में किसी प्रकार का कोई चेंज उस बंदे ने नहीं। कोरोना के ठीक बाद में मैं और मैथ्स मैथ्स थोड़ी शुरू हो गई, आप मैथ्स शुरू हो गई, कृष्णा सर मैथ्स पढ़ाने आएंगे, तो मैं और कृष्णा सर जा रहे, कृष्णा सर गाड़ी चलाए, मैं बराबर बैठा हुआ, उधर से जैसे निकले कृष्णा सर ने वापस मेरे कहा कि सर वो देख रहे हो? मैं कहा सर रुको, वो मोती डूंगरी का महल है, उसमें शिव जी का एक मंदिर है, वो केवल शिवरात्रि को खुलता है, उसमें 4 बजे लाइन लगती है, मेरे जैसा का उसमें नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे कभी मैं यहाँ कभी भी आऊंगा, इसके अलावा कोई बात हो तो बताओ। का नहीं यही बात है, तुम कंसेंट्रेट करो अपने गाड़ी पे, ये वाली मैं सारी जानता हूं, आप भी ध्यान रखना। वहां पे किसका मंदिर है? साल में सुबह 4 बजे से। तुम्हारा नंबर अगला लिखो, लिखो प्रताप सिंह। है नहीं, क्यों जाता? जब अपना नंबर ही नहीं आएगा तो क्यों जाता? जब पता ही हो ये चीज हाथ ही नहीं आएगी अपने, क्यों करे? प्रताप सिंह भाई, माधो सिंह का जब तक राज रहा तब तक मराठों ने जयपुर की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, पर मराठों को लगा नहीं यार बदला लेना है अपने को, तो प्रताप सिंह के टाइम में मराठे वापस आए। ये जयपुर के पास में अपने एक जगह पड़ती है तुंगा, कौन सी जगह? लिखो, तुंगा का युद्ध, बैटल ऑफ तुंगा, जयपुर में ही पड़ता तुंगा, ये तुंगा बस्सी। जयपुर का राजा कौन है? प्रताप सिंह। कौन है? इस समय जोधपुर का राजा हुआ करता विजय सिंह। कौन था जोधपुर का राजा? तो उसने कहा भाई मैं भी तुम्हारी सहायता करने के लिए आऊंगा, तो जोधपुर की तरफ से सहायता करने के लिए कौन है? विजय सिंह। जोधपुर का दो या मारवाड़ का दो, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं ये लोग? मराठा। और मराठों का जो सेनापति था उसका नाम था महादजी सिंधिया। वसुंधरा जी के दादाजी, परदादाजी, सरदादाजी, कुछ ना कुछ तो लगते होंगे भाई साहब, सच में लगते हैं। ये उसी परिवार से वसुंधरा जी, ग्वालियर राजघराने से। तुंगा का युद्ध कब हुआ? तुंगा का युद्ध 1787। कहां पड़ता है तुंगा? जयपुर। जयपुर का राजा कौन है? प्रताप सिंह। जोधपुर से सहायता करने के लिए कौन है? विजय सिंह। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मराठों। मराठों का सेनापति कौन है? महादजी सिंधिया। क्या नाम है मराठों के सेनापति का? क्योंकि मराठे उस समय पूरे राजस्थान में लूटपाट कर रहे थे, इसलिए राजाओं के समझ में आ गई थी कि अकेले अकेले लड़ेंगे तो मराठों के खिलाफ पार है। जोधपुर वाला विजय सिंह भी लड़ रहा है, जयपुर वाला प्रताप सिंह भी लड़ रहा है, तो क्यों क्यों ना दोनों मिलकर लड़ ले। तो कौन कौन दोनों मिलकर लड़े? प्रताप सिंह और विजय सिंह। किसके खिलाफ? मराठों का सेनापति महादजी सिंधिया मराठों के सर्वकालिक महान सेनापति थे। महादजी सिंधिया मराठों के वो सेनापति थे जो जहां भी गए वहां से हार के वापस है। महादजी सिंधिया वो सेनापति थे जिन्होंने अंग्रेजों को हार, है ना, हार, अंग्रेजों को शिकस्त दी थी, अंग्रेजों को मात दी थी, वो सेनापति थे। महादजी सिंधिया पूरे भारत में कहीं नहीं आ रहे, बस एक ही जगह आ रहे थे, तुंगा। कहां आ रहे थे? यहां महाजी सिंधिया को ढंग से हराया था। मतलब महाजी सिंधिया जब यहां से भागे थे वापस तो कह के गए थे कि मैं सौगन खाता हूं मिट्टी हाथ में लेके कि जयपुर जोधपुर को बर्बाद कर दूंगा वरना राजस्थान आऊंगा ही नहीं। फिर वो नहीं आए। देखो देखो, इस युद्ध में मराठों की हार भी, मराठास वर डिफीटेड इन दिस बैटल। इस युद्ध में मराठों की हार भी, मराठास वर डिफीटेड इन दिस बैटल। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, मराठास वर डिफीटेड इन दिस बैटल। स्टार लगाओ, 2010 के मेंस का क्वेश्चन है।
तुंगा के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? वास्तव में एग्जाम वाला ये पूछना चाहता था कि तुम ये जानते हो कि नहीं जानते हो कि महाजी सिंधिया की धोती खोल ली थी इधर। याद रखने वाली बात इसमें यही है, तुंगा का युद्ध। पर आए भाई मराठे बदला लेने के लिए, महाजी नहीं आए, दूसरे को भेजा। ये जो नया जिला बना अपना नीम का थाना, इसमें जगह पड़ती है अपने पाटन। कौन सी जगह? लिखो पाटन का युद्ध। बैटल ऑफ पाटन, नीम का थाना जो जिला बना उसमें। वही जयपुर का राजा कौन है आपका? प्रताप सिंह। जोधपुर वालों में से साथ देने के लिए कौन आ रहा है? विजय सिंह। किससे लड़ रहे हैं ये लोग? मराठों से। पर इस बार भाई महाजी नहीं आए, इस बार एक फ्रेंच कमांडर भेजा था। उस फ्रेंच कमांडर का नाम था डी बोई। क्या नाम था? डी बोई। फ्रेंच था एक। देखो मैंने एक दिन शायद बीच में भी बात की थी कि पहले अलग अलग खूब सारे देशों के सेनापति हुआ करते थे जो यहाँ नौकरियां किया करते थे। एक जॉर्ज थॉमस पढ़ाया था मैंने से, है ना, आयरलैंड से आया था, मराठों का बढ़ाईती सेनापति था। वैसे डी बोई बढ़ाईती सेनापति, कोई लड़ सकता है, तो डी बोई को इसमें सेनापति बना के भेजा। इस बार डी बोई जीता था इस युद्ध में। तो कौन जीत गया? मतलब मराठे। देख लो, इस युद्ध में मराठों की जीत हुई। मराठास वॉन दिस बैटल। कहते हैं कि भाई इसमें भी ये मराठों को हरा देते हैं लोग, पर क्या है, इनमें तो आपस में फूट पड़ गई थी। जब तुंगा जीते तो तुंगा का युद्ध मराठों ने आक्रमण कहां किया? जयपुर पे। साथ देने के लिए कौन है? जोधपुर वाले। जब जीत गए तो शाम को जब जश्न चल रहा था जीत का, तो कोई एक जोधपुर के कवि थे, और जोधपुर के कवि ने कह दिया कि उखड़ती आमेर ने राठौड़ आंख खरी राखी। कि आमेर जब उखड़ रही थी, उसको बचाने वाले कौन थे? राठौड़। जोधपुर वाले कौन थे? राठौड़। ये जयपुर वाले कछवाहों को बहुत बुरा लगा, और जयपुर वाले कछुआओं को लगा अच्छा, तो मतलब जोधपुर वाले राठौड़ नहीं आते तो मराठे हमें तो उखाड़ देते, मतलब तुम समझते हो कि तुम्हारे बलबूते जीते, हमें तो कुछ है ही नहीं। इसलिए जब पाटन वाले युद्ध में गए तो कछवाहा न्यूट्रल हो गए थे, जयपुर वाले न्यूट्रल हो गए। इन्होंने मराठों को आगे, मारवाड़ वालों को देख लो रे थोड़ा, इन जोधपुर वाले राठौड़ों को देख लो, ये बड़ी सहायता करते हैं। इसलिए बाद में मराठे टूट के पड़े इन जोधपुर वालों पे, इनके बीच में युद्ध हुआ, और उसके अंदर बाद में मराठे क्या हुए? आपके जीत गए। पर ये खूब पीछा करता है डी बोई, मेड़ता के पास में और अच्छा युद्ध लड़ते हैं, उसमें भी जोधपुर वाले हारते हैं। पर कहते हैं कि जब जेम्सटोड अपनी बुक लिख रहा था, जेम्सटोड की बुक की जिक्र किया हमने कई बार, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जब अपने बुक लिख रहा था तो जेम्सटोड डी बॉय से मिलता है जाके। किससे मिलता है भाई? जेम्सटोड कहाँ का इतिहास लिख रहा है? राजस्थान का। तो उन लोगों से बातचीत की जाए जिन्होंने राजस्थान में काम किया ना। मान लो मैं आपके शहर पर किताब लिख रहा हूं, तो मैं आपसे पूछ लूंगा यार तुम्हारे शहर की चार बातें तुम ही बता दो, ताकि मैं इसमें लिख लूंगा, वेरीफाई कर सकता हूं मैं बातों को। तो डी बॉय के पास जाके मिला, डी बॉय से पूछा उसने जाके कि डी बॉय यार तुम राजस्थान में युद्ध लड़ चुके हो, तुम राजस्थान के लोगों के बारे में जानते हो, तुम्हारा क्या करना है? कहते डी बॉय रोने लग गया था। मैंने इतने बहादुर लोग नहीं देखे कहीं। मेड़ता वाले युद्ध में हमारे पास में तोपें थी, उनके पास में केवल तलवारें थी, उसके बावजूद भिड़ गए थे वो। पाटन के बाद मेड़ता हम वापस लेते, तो पाटन वाला युद्ध गजब का युद्ध था, पर फाइनली उसमें कौन जीते? मराठे। तो एक तुंगा जीत गए जयपुर वाले, और पाटन जीत गए मराठे। फिर कई सालों तक इनके बीच में लड़ाई नहीं हुई। 10 एक साल बाद वापस लड़े मालपुरा के अंदर। कहां पे लड़े? मालपुरा टोंक में जगह पड़ती है, अब तो जिला बना दिया भाई साहब, मालपुरा जिला बना दिया। देखो मालपुरा का युद्ध। जयपुर का राजा कौन है? प्रताप सिंह। कौन है? प्रताप। तब तक जोधपुर में विजय सिंह की डेथ हो गई थी, और विजय सिंह की जगह वहां पर राजा बन गया था भीम सिंह। कौन बन गया था? आप याद करो, कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह के साथ की गई थी, पढ़ते हैं अपने, वो ये भीम सिंह है। वर्सेज मराठा। इस बार मराठों की तरफ से जो सेनापति आया था, महाजी सिंधिया की डेथ हो गई थी, उनके बाद में उधर बना था दौलत राव सिंधिया। कौन बना था? तो इधर उधर से आया था दौलत राव सिंधिया।
इसमें भी मराठा जीते थे भाई, लिखो इस युद्ध में भी मराठों की जीत हुई। मराठाज ऑल्सो वॉन दिस बैटल, इस युद्ध में भी मराठों की जीत हुई। मराठाज ऑल्सो वॉन दिस बैटल। 3 लड़ाइयां हैं, तुंगा, पाटन, मालपुरा। कौन कौन से बताओ? किसके बीच में? प्रताप सिंह और मराठा। 2 युद्धों में जोधपुर से कौन है? विजय सिंह। लास्ट वाले में कौन है उधर से? भीम सिंह। एक कौन जीता? तुंगा तो कौन जीता था? प्रताप सिंह। और पाटन और मालपुरा कौन जीते? पर आरपीसी पूछती तुंगा ही है, क्योंकि हम कौन से में जीते थे? आपकी मान डाकण कुणक है। वो सवाल क्यों पूछे जाए जिनमें अपने हारे थे? बात ही नहीं करनी भाई साहब, अपने सवाल किसका पूछना? तो ज्यादातर संभावना 99.99% संभावना युद्ध कौन सा पूछा जाएगा? कभी अपनी किस्मत फूटी हो तब कौन सा पूछेंगे? पाटन और मालपुरा। इसलिए ज्यादा याद कौन सा करना अपना? पूछा हुआ है 2010 के मेंस में, पूछा था बाकायदा, है ना। फिर प्रताप सिंह युद्धों से भी ज्यादा अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। लिखो प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स, सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। और इसके स्टार लगाना, ये भी 2010 के मेंस का क्वेश्चन है कि प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। मतलब 2010 के मेंस में 2 सवाल पूछ लिए थे, एक तुंगा का युद्ध 2 नंबर में, और एक तब हमारे 5 नंबर के नहीं आते थे, 4 नंबर के आया करते थे, तो 4 नंबर में सांस्कृतिक उपलब्धियां। नॉर्मली है ना, जब हम जयपुर में नहीं रहते तब, जब आप यदि जयपुर में नहीं रहते हो तो जयपुर का जब भी इमेज हमारे सामने आती है तो हमारे सामने सबसे पहले जो फोटो दिखाई देता है वो है हवा महल। तो कौन सा है? किताबों में भी छोटे थे तो जयपुर के दर्शनीय स्थल, तो क्या लिखा था उनमें? हवा महल लिखा था ना। जयपुर की जब कभी फोटो भी आएगी, आप नेट पे सर्च कीजिए, आप लिखिए जयपुर इमेज, पहली जो इमेज आएगी वो कौन सी आएगी? तो हवा महल प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? 1 नंबर लगा के लिखो, हवा महल। लिखो स्थापना 1799, फाउंडेशन। हवा महल की स्थापना कब की गई बताओ देखे? 1799। इसका जो वास्तुकार था, आर्किटेक्ट था, उसका नाम था लालचंद उस्ता। वास्तुकार समझते हो ना? आप यदि हवा महल की इमेज देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे भगवान कृष्ण का मुकुट है। किसका मुकुट है? जब मैंने और बताया था कि जयपुर वाले भगवान कृष्ण को अपना राजा मानते थे, गोविंद देव जी को राजा मानते थे, इसलिए जब इन्होंने ये सॉरी हवा महल बनाया तो उसकी शेप कैसे बनाई? जैसे भगवान कृष्ण का, लिखो आकृति, शेप, बराबर लिख लो, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, लाइक क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, लाइक लॉर्ड, लाइक क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 5 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? लिखो यह एक 5 मंजिला इमारत है। इट इज ए 5 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 5 मंजिला इमारत है। इट इज ए 5 फ्लोर बिल्डिंग। कितने मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। मैं 5 मंजिलों के नाम लिख रहा हूं, एक बार आप उतारिए, फिर अपने एक एक की बात करेंगे।
क्या क्या नाम बताओ देखिए। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर। जो सबसे नीचे वाला है वो उसका नाम क्या है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश। वैसे सबसे ऊपर वाली जो मंदिर है उसका नाम है हवा मंदिर, लेकिन बाद में पूरे को क्या बोलने लग गए? अच्छा एक और सुनो, मंदिर का मतलब ही मंजिल होता है। मंदिर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली में और अच्छे शब्दों को, मंदिर का मतलब होता है महल। मंदिर का मतलब क्या होता है? एक नीचे वाला कमरा, शरद महल, रतन महल, विचित्र महल, प्रकाश महल और हवा महल। तो मंदिर का मतलब ऐसे क्या होता है? महल। लेकिन बाद में जो आज जिसको अपने मंदिर बोलते हैं, इसको पहले बोलते थे देव मंदिर। क्या बोलते हैं? राजा का महल तो राज मंदिर, देवता का महल तो देव मंदिर। लेकिन बाद में उस देव मंदिर के लिए मंदिर शब्द इतना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि उधर उसको हम मंदिर ही बोलने लगे, इधर वालों को हम क्या बोलने लगे? महल। बाकी मंदिर का मतलब महल ही होता है। तो यहाँ जहां जहां आप मंदिर पढ़ रहे हो इसको आप महल मान लोगे तो वो सेम चीज आ जाएगी। ये जो शरद मंदिर है, जो सबसे नीचे वाला फ्लोर बना हुआ है, इसमें एक कमरा है, उस कमरे का नाम है प्रताप मंदिर। क्या नाम है? तो इसके कोष्टक में एक लिखो प्रताप मंदिर, फिर मैं समझाता हूं क्यों लिखवाया प्रताप मंदिर। क्या है? एक कमरा, उसका नाम क्या है? प्रताप। म्यूजियम बना रखा, उसमें पुरानी चीजें रखी हुई है। एक बार आरपीसी का सवाल था, हवा महल की कौन सी मंजिल पर प्रताप मंदिर बना हुआ है? कौन सी मंजिल पे? याद रह जाएगा, पहली मंजिल पे क्या बना हुआ आपका? प्रताप। इसके अंदर खिड़कियां बनी हुई है 365। कितनी खिड़कियां? साल में दिन कितने? खिड़कियां कितनी? देखो, खिड़कियां, विंडोज। तभी तो हवा आएगी, तभी तो हवा महल होगा। पूरे नीचे लिखो अलग से, हवा महल पूरे में खिड़कियां ना, खिड़कियां 365। अरे पूरे में एक कमरे में 365 थोड़ी होगी, फिर कमरा थोड़ी होगा, फिर तो खिड़कियां ही होगी। खिड़कियां 365। कितनी खिड़कियां बनी हुई है? 365। और इसमें झरोखे समझो, झरोखे। खिड़कियां बड़ी हो गई, झरोखे छोटे हो गए। इसमें झरोखे बने हुए 953। कितने बने हुए? लिख लो, झरोखे बराबर 953। कैसमेंट, झरोखे कितने? स्टार लगाना है। सवाल है एक बार, हवा महल में कितने झरोखे हैं? कितने झरोखे हैं? तो खिड़कियां कितनी? 365। झरोखे कितने? इतने क्यों बनाए? तो जयपुर में दो त्योहार बड़े फेमस थे, तीज और गणगौर। कौन कौन से? और जयपुर की तीज और गणगौर देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। आज भी बाकायदा गीतों के अंदर जयपुर की तीज और गणगौर गाई जाती है। तो जयपुर की जो राज परिवार की महिलाएं थी, जो प्रताप सिंह के परिवार की महिलाएं थी, इसकी रानियां, इसके भाइयों की जो पत्नियां, जो माताएं वगैरह जो थी, उन सब ने कहा कि भाई पूरा राजस्थान जयपुर की तीज और गणगौर देखने के लिए आता है, लेकिन हम जयपुर में बैठ के जयपुर की तीज और गणगौर नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन समाज था, घूंघट हुआ करता, घूंघट में रानियां बाहर देखने के लिए कहां जाए? तो राजा ने कहा ठीक है, अपने रोड के एकदम ऊपर एक महल बनाते हैं। उस महल का पीछे वाली साइड उधर खुलेगी जिधर रोड है, रोड से क्या निकलेगी? सवारियां। और उसमें अपने खिड़कियां और झरोखे बना देते हैं, उनके अंदर बैठ के रानियां तो सवारी देख लेगी और नीचे वाले लोग रानियों को देखे नहीं पाएंगे। तो ये किस लिए बनाए गए थे झरोखे और खिड़कियां? रानियां क्या देख ले? देख लो, यहां से रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेसन फ्रॉम हियर। यहां से रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेसन्स फ्रॉम हियर। यहां से रानियां तीज व गणगौर की सवारी देखती थी। क्वींस यूज्ड टू वॉच तीज एंड गणगौर प्रोसेसन्स फ्रॉम हियर। रानियां किसकी सवारी देखती थी? अब हवा महल याद रहेगा? सिंपली कोई हवा महल के बारे में मेंस में पूछ ले, बता सकते हो? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप से। कब करवाया? 1799। वास्तुकार कौन था? इसकी आकृति कैसी है? ये कितने मंजिल का है? उन 5 मंजिलों के नाम बताइए। शरद मंदिर, रतन मंदिर। इसमें कितनी खिड़कियां बनी हुई है? कितने झरोखे बने हुए? ये खिड़कियां व झरोखे क्यों बनाए गए? रानियां तीज व गणगौर की क्या देखती थी? फिर राजा बहुत अच्छा कवि था, कविताएं लिखता था। पर जब कविताएं लिखता तो कविता के नीचे खुद का नाम नहीं लिखता, कविता के नीचे नाम लिख दिया करता ब्रिज निधि। क्या लिख देता? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह नाम से कविता नहीं लिखता, किस नाम से कविता लिखता था? किस नाम से? लिखो, प्रताप सिंह ब्रिज निधि नाम से कविताएं लिखता था।
प्रताप सिंह यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद नेम ऑफ ब्रिजनिधि। प्रताप सिंह ब्रिजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद नेम ऑफ ब्रिजनिधि। ब्रिजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। यूज्ड टू कंपोज पोइट्रीज विद नेम ऑफ ब्रिजनिधि। किस नाम से लिखता? देखो मैं थोड़ा और बताता हूं। आप में से लिटरेचर के कई स्टूडेंट रहे होंगे। हम पढ़ते हैं कि ज्यादातर कवियों के साथ ये है कि अपने नाम से ना लिख के अपना कोई एक निक नेम, पेन नेम बोलते हैं बेसिकली, उस पेन नेम से लिख लेते हैं। जैसे एक हिंदी के अपने बहुत मूर्धन्य साहित्यकार वे सूर्यकांत त्रिपाठी, और हम तो उनको निराला के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी कहते, फिर भी अचानक दिमाग में नहीं निराला कहते अपना। हाँ सर, हिंदी वाले निराला ना। अपने हिंदी में एक बहुत बड़े साहित्यकार वे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स, पर वो लिखते हैं आगे। किस नाम से? मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन बोलूं तो आपके पल्ले नहीं पड़े, पर यदि मैं कह दूं आगे तो आपको हाँ सर आगे का नाम तो सुना है, नहीं पढ़ा हो पर नाम तो कम से कम सुनी रखा। अच्छा, आगे के पीछे बड़ी शानदार स्टोरी है। आगे 6th क्लास में पढ़ा करते थे। इनके परिवार के अंदर एक मैगजीन आया करती थी, उस मैगजीन का नाम था हंस। मैगजीन का नाम क्या था? हंस। प्रेमचंद जी की मैगजीन। किसकी मैगजीन थी? प्रेमचंद जी एक मैगजीन निकालते, मैगजीन का नाम क्या था? हंस। तो यदि आपने कभी कोई लिटरेचर की मैगजीन पढ़ी हो तो उन मैगजीन में लिखा आता है, यदि आप भी अपनी कविता कहानी प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित पते पर लिखकर भेजें। आता है? 6th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, उसको कविताएं आती थी। उसको लगा क्यों ना मैं भेज दूं कविता लिख के। अब बच्चे ने कविता लिखी। अब कविता लिख के जब नीचे नाम लिखने लगा, उसे लगा कि मान लो पब्लिश हो गई तो घर पे मैगजीन आएगी, मैगजीन में पब्लिश की भी मिल जाएगी तो घर वाले कूट देंगे, और घर वाले कहेंगे तुम पढ़ाई तो करता नहीं है और क्या लिखता रहता है? कविता। तो बच्चे ने डर के मारे नाम लिखा ही नहीं, बिना नाम की भेज दी कविता। प्रेमचंद जी ने कविता पढ़ी, उनको बड़ी पसंद आई। प्रेमचंद जी ने पब्लिश कर दी। अब जब पब्लिश कर रहे थे तो क्या नाम लिखे? नाम तो पता ही नहीं किसने भेजी है। तो प्रेमचंद जी ने अपनी तरफ से लिख दिया आगे, ऐगे, जिसका नाम पता नहीं हो। ऐगे का मतलब क्या होता है? जिसके नाम का ज्ञान नहीं हो, जिसके नाम की जानकारी। तो उन्होंने ऐगे, भाई इसका नाम हमें पता नहीं है। अब वो मैगजीन घर पे आई, बच्चे ने पढ़ी और पब्लिश की, और पब्लिश कर दी। नाम क्या लिखा? नीचे नाम लिखा था आगे। उसके बाद उस बच्चे ने पूरी जिंदगी जो कुछ लिखा किस नाम से लिखा, है ना। जैसे मैं आपको कहूं कि क्या आपने कभी मिर्जा असद उल्लाह खान की शायरियां पढ़ी है? आपको कि ना सर, नाम ही आप सुना। मैं कहूं गालिब, आपको सर 2-4 तो हम ही सल्टा दें अभी है। तो गालिब का वास्तव में नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला खान। वैसे वैसे प्रताप सिंह जब कविता लिखता तो कविताओं में नाम क्या लिख दिया करता? क्या लिख देता? ब्रिजनिधि। तो प्रताप सिंह किस नाम से कविता लिखता? प्रताप सिंह के जो कविता के गुरुजी थे उनका नाम था गणपति भारती। क्या नाम था? लिख लो, काव्य गुरु, पोइट्री टीचर। काव्य गुरु कौन थे? गणपति भारती। तो डेली शाम को 5 से 6 1 घंटे कविता सीखने जाता था प्रताप सिंह। किसके पास? गणपति भारती। फिर प्रताप सिंह को लगा कविता सीख ली तो अपने को म्यूजिक भी सीखना चाहिए। इसके जो म्यूजिक के टीचर थे, जो संगीत के गुरुजी थे, उनका नाम था चांद खां। क्या नाम था? लिखो, संगीत गुरु। संगीत गुरु, म्यूजिक टीचर चांद खां। संगीत गुरु कौन थे? चांद खां। अब और सुनना, देखो, इन चांद खान ने एक बुक लिखी थी, सुनना पहले, बाद में उतारेंगे अपने। एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था स्वर सागर। कौन सी बुक लिखी? भाई संगीत का बंदा है तो कौन सी बुक लिखेगा? स्वर की बुक ही लिखेगा। तो कौन सी बुक लिखी थी? स्वर सागर। और एक इनको प्रताप सिंह ने एक उपाधि दी थी, टाइटल दिया था, अपने गुरुजी को एक उपाधि दी थी। उपाधि का नाम है बुद्ध प्रकाश। क्या नाम है? तो बताओ, संगीत गुरु कौन थे? कौन थे? चांद खान। चांद खान की बुक का नाम क्या है? क्या नाम है? स्वर सागर। और चांद खान की उपाधि क्या थी? क्या थी? बुद्ध। उतार लो, ऐसे कैसे उतार लो, पुस्तक और उपाधि। भजनलाल शर्मा को बना दिया सीएम, बना ही दिया। और राजस्थान के नए सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन है? यही राजनीति, ये कौन है हम सब पूछ रहे हैं।
मुझे लगता है इस बार मैंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्या पता कोई मुख्यमंत्री बना देता। आप भी लड़ते, आपको भी बनाया जा सकता था। भजनलाल शर्मा अपने सांगानेर से एमएलए बने थे सांगानेर से। भरतपुर के बड़े नेता हैं, आरएसएस के पुराने नेता रहे हैं। इस बार बीजेपी ने उनको यहां से टिकट दिया। लोगों ने खूब कहा कि बाहर के बंदे को टिकट दिया है, पर वो अच्छे वोटों से जीत के आए थे, पार्टी काडर गए थे, सीएम बने। पर अब बीजेपी ऐसे लोगों को सीएम बना रही है जिनका खुद का बड़ा नाम नहीं है ना, जिनका खुद का बड़ा नाम नहीं, पार्टी का नाम बड़ा हो, खुद का नाम बड़ा नहीं। उससे क्या होता है, कई बार ये होता है कि जब बंदे का खुद का नाम बड़ा होता है तो उसके खिलाफ उसके दो चीजें हो सकती है, या तो लोग उसके पक्ष में हो सकते हैं या उसके विपक्ष में। जैसे पिछली बार भाई वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी का नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो पिछली बार जब 2013 से 2018 की गवर्नमेंट थी, उसमें लोग वसुंधरा जी के खिलाफ हो गए, पार्टी के खिलाफ नहीं, वसुंधरा जी के खिलाफ। मोदी तुझसे बेर नहीं, है ना, नारे दिए। इसका मतलब लोग किसके खिलाफ है, इसलिए सरकार चली गई। इसलिए ऐसे नेता को पद ना दिया जाए जिसका कद इतना बड़ा हो कि पार्टी दब जाए। ऐसे नेता को बनाया जाए कि पार्टी हमेशा क्या रहे, बड़ी, ताकि अगली बार जब वोट मांगने जाएंगे पार्टी के नाम पे जाएंगे। कमल का फूल, इसके नाम पर वोट मांगे जाए, उसके नाम पर वोट मांग ले जाए। इसलिए बाद में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन। ये छोड़िए, आप तो मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बता दो। भूपेंद्र पटेल, वो फर्स्ट टाइम एमएलए। भजनलाल जी फर्स्ट टाइम एमएलए, वो भूपेंद्र पटेल। मतलब भूपेंद्र पटेल जी का तो ये है कि जब मुख्यमंत्री बना रहे थे तो पीछे बैठे थे, तो उनको कहा आगे आओ। तुमने कहा अरे सर, कहा सर, अरे कहा आगे आओ यार, आपको सीएम बना रहे हैं। तो अब ना ले दे के एक सीएम है जिनका नाम हम जानते हैं, योगी, है ना, जो, या एक असम वाले जो सीएम है हिमंतो बिस्वा शर्मा, वो कांग्रेस के थे, बहुत पुराने कांग्रेस के नेता थे, बाद में बीजेपी में आ गए थे। बाकी पार्टी का अब सिंपल सा है, ऐसे लोगों को बना दिया जाए जिनमें पार्टी हमेशा बड़ी रहे, वो कार्यकर्ता रहे, फिर आम कार्यकर्ता को मौका मिले, बार बार चेंज आते रहे। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राजनीति है जी, तो उन लोगों ने से कर लिया। तो अपने राजस्थान के सीएम कौन है, भजनलाल जी सर, माननीय भजनलाल जी सर। चलो बना दिया, कंफर्म हो गया। और डिप्टी सीएम थोड़ी बनाए, एक सीएम बनाया, बाकी जगह डिप्टी सीएम भी बनाया ना, छत्तीसगढ़ में रुद्र बनाया। हाँ, तुम हवा महल में खड़ी हो अभी। ये है सच्ची पढ़ने वाले स्टूडेंट कि सर तुम्हारी इस पॉलिटिक्स की बकवास में मेरे को कोई लेना देना नहीं। आप ये बताइए हवा महल में नींव है कि नहीं है? है। ये तब से सोच रही है कि कहां भजनलाल जी के भजन गा रहे हो, असली बात होता हवा महल। चलो सॉरी शक्तिमान, गलती हो गई, चलता चलता बैग गया था मैं, थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ चला, कहां बीच में लेके आया था तुम मुख्यमंत्री का नाम। मैं ढंग से बुद्ध प्रकाश पढ़ा रहा था। तो काव्य गुरु कौन थे, चांद खान। और संगीत गुरु कौन है, उल्टा बोल गया क्या, काव्य गुरु कौन थे, गणपति भारती। और संगीत गुरु कौन है, चांद खान। चांद खान साहब की बुक कौन सी है, और चांद खान साहब की उपाधि क्या है? तो अब बंदे ने कहा कि जब साहब अपने को संगीत का इतना नॉलेज ही है तो अपने संगीत का सम्मेलन करवाते हैं, उसमें अपने सारे संगीतज्ञों को क्या करते हैं, इकट्ठा। तो जयपुर में किसका आयोजन करवाया, देखो, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट जयपुर, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट जयपुर, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट जयपुर। अब कोई संगीत सम्मेलन होगा तो उसमें कोई अध्यक्ष भी होगा, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था देवर्षि बृजपाल भट्ट। लिखो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन लिख लो। देवर्षि बृजपाल भट्ट। चेयरपर्सन कौन बनाएगा, क्या नाम था बताओ देखिए। तो कोई पूछेगा प्रताप सिंह ने जयपुर में जो संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया उसके अध्यक्ष कौन थे,
देवर्षि बृजपाल भट्ट। अब उसमें खूब सारे संगीतज्ञ आ गया ना, फिर सबको एक काम दिया कि सारे म्यूजिक पर एक एक लेसन लिख के लाओ। तो सारे लोग म्यूजिक एक एक लेसन लिख के लाए, तो एक बुक बन गई, एक बुक तैयार करवाई। उस बुक का नाम था राधा गोविंद संगीत सार। क्या नाम था? तो सब लोगों ने मिलकर लिखी, कोई एक राइटर नहीं था। आप यूं मान लो कि जैसे अपने सारे लोग बैठे हैं और मैं आपको कह दूंगी यार एक हिस्ट्री की बुक लिखनी है, और चलो मैं एक एक चैप्टर बांट देता हूं, तुम अपने हिसाब से तैयार करके लियो। तो किसी को मैंने कोई एक राजा दे दिया, किसी दूसरा राजा दे दिया, आप सब लोग मिलकर लिखो, एक राइटर नहीं होगा। कंपाइल की हमने बुक, वैसे इस कॉन्फ्रेंस में एक बुक कंपाइल की गई, उस बुक का नाम क्या था? वही बात, जयपुर वाले राधा गोविंद को मानते हैं, तो राधा गोविंद बुक किसकी है? संगीत की, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? लिखो, इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक लिखी गई थी, नामक ग्रंथ संकलित किया गया था। अरे बैठ तो पढ़ाने दे। राधा गोविंद इसके अलग ही चल रहा है हमारे। इस सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ संकलित किया गया था। इन दिस कॉन्फ्रेंस बुक नेम्ड राधा गोविंद संगीत सार वाज कंपाइल्ड। संकलन, संकलन मतलब इकट्ठा एक जगह। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ संकलित किया गया था। बुक नेम्ड या टेक्स्ट नेम्ड राधा गोविंद संगीत सार वाज कंपाइल्ड। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ संकलित किया गया था। याद रह जाएगा। ऐसे भाई प्रताप सिंह का जो टाइम था वो जयपुर की चित्रकला का गोल्डन एरा है। जयपुर की चित्रकला का सबसे अच्छा टाइम यदि किसी का टाइम था तो किसका टाइम था? प्रताप सिंह। लिख लो, इसका शासनकाल, हिज रिजीम, इसका शासनकाल, हिज रिजीम, जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वो गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जयपुर। जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था, वो गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जयपुर। इसका, किसका? इसका शासनकाल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। हिज रिजीम वाज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्कूल ऑफ जयपुर। कैसे? तो इसने बाकायदा एक चित्रकला स्कूल बनाया था पूरा, पेंटिंग सीखी जाए। यहां पर लिखो, इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ही सेट अप पेंटिंग स्कूल। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ही सेट अप पेंटिंग स्कूल। चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ही सेट अप पेंटिंग स्कूल। इसके टाइम में एक चित्रकार हुआ करता था, उसका नाम था लालचंद। क्या नाम था? लालचंद। और ये पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता कि भाई हाथियों की आपस में लड़ाई हो रही है, शेरों की आपस में लड़ाई हो रही है। लिखो, लालचंद नामक चित्रकार, ए पेंटर नेम्ड लालचंद। लालचंद नामक चित्रकार, ए पेंटर नेम्ड लालचंद। लालचंद नामक चित्रकार पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता था। डिपिक्टेड एनिमल फाइटिंग सीन्स। पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता था। डिपिक्टेड एनिमल फाइटिंग सीन्स। पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता था। डिपिक्टेड एनिमल फाइटिंग सीन्स। किसकी लड़ाई के चित्र बनाता था? पशुओं की लड़ाई। कौन? लालचंद नाम का चित्रकार था। किसके चित्र बनाता था? पशुओं की लड़ाई की क्या बनाया करता था? चित्र बनाया करता था। प्रताप सिंह गया भाई ये बार महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक लोकनाट्य होता है। लोकनाट्य समझते हो क्या? समझते हो तो लोग, किसने जोर से यस सर बोला खड़ा हो जा। कौन समझता है लोकनाट्य के बारे में? अब तुम हाथ ही नहीं खड़े कर रहे। हाँ हाँ, बताओ, तुम बताओ क्या होता है लोकनाट्य? जो किसी एक फेमस जगह, एक जगह में प्रसिद्ध हो, वो तो लोक हो गया। लोक नाट्य का मतलब क्या होता है? अरे मैंने एक दिन बता रखा है आपको, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक तीनों, जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक, म्यूजिक, डांस और ड्रामा तीनों एक साथ। कौन कौन से? म्यूजिक, डांस और, मैंने खूब सारी बातें बता रखी है कि भरत ने नाट्य पर बुक लिखी थी, नाट्य शास्त्र, और भरत ने नाट्य पर लिखी इसलिए नाम है भरतनाट्यम। डांस का नाम होता है भरतनाट्यम। और मैंने कहा था इसलिए कुंभा कहता है कि मुझे संगीत, नृत्य, नाटक तीनों की जानकारी, इसलिए मैं अभिनव भट्टाचार्य है। नहीं बताया था? अब मैं ये पूछ लूं अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है? तुम कह दोगे कुंभा की। मैं पूछ लूं उसको क्यों कहा जाता है? तुम कह दोगे संगीत, नृत्य, नाटक के कारण। पर मैं ये पूछ लूं नाट्य क्या था? सर ये मत करो सर, बच्चों पे जुल्म मत करो सर।
ऐसे कैसे पूछ सकते हो आप? तो नाट्य का मतलब क्या होता है? जिसमें म्यूजिक भी हो, जिसमें डांस भी हो, जिसमें ड्रामा भी हो, उसको क्या बोलते हैं? लोक का मतलब साधारण जो है ना, किसी क्षेत्र विशेष में किया जाए तो वो क्या हो गया? लोक। तो महाराष्ट्र का एक लोक नाट्य, उसका नाम क्या है? तमाशा। क्या नाम है? एक बार प्रताप सिंह गया, प्रताप सिंह को बड़ा पसंद आया, तो इसके कलाकार थे, उन कलाकार का नाम था बंशीधर भट्ट। कलाकार का नाम क्या था? किसके कलाकार थे? तमाशा। किसके थे? तो कहां का तमाशा, कहां का लोकनाट्य? किसको पसंद आया? प्रताप सिंह। कलाकार कौन थे? तो प्रताप सिंह ने बंशीधर भट्ट को कहा कि बंशीधर भट्ट साहब, आप मेरे साथ चलो जयपुर, और जयपुर में चल के क्या करो? तो फिर बंशीधर भट्ट कहाँ आ गए? यहाँ आके क्या करने लग गए? पहले कहाँ रहते थे? वहां क्या करते? देखो, तमाशा लोकनाट्य जयपुर में लोकप्रिय हुआ। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। तमाशा लोकनाट्य जयपुर में लोकप्रिय हुआ। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। तमाशा लोकनाट्य जयपुर में लोकप्रिय हुआ। तमाशा फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर इन जयपुर। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट वॉज इनवाइटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर इट। बंशीधर भट्ट को कहां से बुलाया गया था? महाराष्ट्र से। किसके लिए? तमाशा। तो भट्ट परिवार पहले कहां करता था तमाशा? महाराष्ट्र। बाद में कहां करने लग गया? अब तक भी जयपुर में इनका परिवार रहता है। अब भी ये लोग जयपुर में क्या करते हैं? वास्तव में होली के आसपास 15 दिन तक अपने रविंद्र रंगमंच में तमाशा का आयोजन होता है। हम आगे पूरा लोकनाट्य, जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा लोकनाट्य पढ़ाऊंगा, किस दिन कौन सा तमाशा होता है, हीर रांझा का तमाशा कब होता है, गोपीचंद भड़तरी का तमाशा कब होता है, जुट्ठन मियाँ का तमाशा कब होता है, अलग अलग प्रकार के तमाशे होते हैं। और अभी भी करता कौन है? भट्ट परिवार। कौन करता है? बंशीधर भट्ट जी के परिवार वाले। गोपी जी भट्ट, मेरे को याद है गोपी जी भट्ट की 2010 में डेथ हुई थी, तो हमारे आरएस में मेंस में क्वेश्चन था, गोपी जी भट्ट के बारे में आप क्या जानते हो? फूल जी भट्ट वे थे, वासुदेव भट्ट वे थे। आजकल दिलीप जी हैं, सचिन, तो वो तो मुझे मेरे जानकार है, वो तो मुझे मैसेज करते रहते हैं कई बार कि सर इस बार ये तमाशा हो रहा है, आप देखने के लिए आओ। थोड़े दिन पहले कालिदास जी पे तमाशा था, मैंने एक बैच को भेजा था पूरे को कि शाम को, मैं सुबह वाले बैच में था, वो तमाशा शाम को था, तो मैंने सुबह वाले बैच को कहा कि यार किसी को जाना हो तो चले जाना, कालिदास जी पे तमाशा है। कई बच्चे जाके थे, दूसरे दिन उन्होंने आगे थैंक यू बोला था, अरे सर मजा आ गया। क्या देख के आए? तो तुम भी जा सकते हो क्या देखने? कहाँ होता है? रविंद्र रंगमंच पर होता है ना। तो किस कौन से परिवार को बुलाया गया था? तो भट्ट परिवार पहले कहाँ तमाशा करता था, अब कहाँ करता है? इसलिए आलिया भट्ट क्या करती है? भाई पारिवारिक मामला है इनका, आज का थोड़ी। अब देखो, बंशीधर भट्ट इनके दरबार में है, कोई लालचंद इनके दरबार में है, चांद खान इनके दरबार में है, गणपति भारती इनके दरबार में, ऐसे अलग अलग करके 22 विद्वान इनके दरबार में थे। कितने विद्वान थे? ऐसे विद्वान जो संगीत नृत्य नाट्य से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं गंधर्व। क्या बोलते हैं? कौन से विद्वान जो किससे जुड़े होते हैं? संगीत नृत्य नाट्य से जुड़े विद्वान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गंधर्व। इसके दरबार में कितने गंधर्व थे? 22। इसलिए उनका नाम पड़ गया गंधर्व 22। क्या नाम पड़ गया? क्या नाम पड़ा? तो गंधर्व क्या होते हैं बताओ? संगीत नृत्य नाट्य से जुड़े हुए कलाकारों को क्या बोलते हैं? इसके दरबार में कितने कलाकार थे? किसके दरबार में? प्रताप सिंह के दरबार में, इसलिए बोलते हैं प्रताप 22। ऐसे कलाकारों को बोलते हैं गंधर्व, इसलिए क्या बोलते हैं? गंधर्व। बस लिखो, इसके दरबार में 22 कलाकार थे। देयर वर 22 आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट। इसके दरबार में 22 कलाकार थे। देयर वर 22 आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट। इसके दरबार में 22 कलाकार थे। ये स्टार लगाना ना, खूब बार पूछा हुआ सवाल है। इसके दरबार में 22 कलाकार थे। देयर वर 22 आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट, जिन्हें गंधर्व 22 या प्रताप 22 कहा जाता है। दे आर नोन एज गंधर्व 22 और प्रताप 22। जिन्हें गंधर्व 22 या प्रताप 22 कहा जाता है। दे आर नोन एज गंधर्व 22 और प्रताप 22।
जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिनको? गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी। अब ये 22 लोग किससे जुड़े हुए? संगीत, नृत्य, नाट्य। तो ऐसे लोग जुड़ेंगे, उनको रिहर्सल करनी पड़ेगी, डेली म्यूजिक का अभ्यास करना पड़ेगा, डांस का अभ्यास करना पड़ेगा। तो उनके रिहर्सल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। उस डिपार्टमेंट का नाम था गुणीजन खाना। क्या नाम था भाई? ये अपनी परफॉर्मेंस कहां पर बैठ के देंगे? देखो एक दिन और सुनो, मैंने आपको खाना का मतलब बताया था, डिपार्टमेंट। खाना का मतलब क्या होता है मैंने तब समझाया भी था, जैसे दवाइयों का विभाग दवाखाना, डाक का विभाग डाकखाना, जहां पे सूरत बनती हो। तो जहां पे गुणी, गुणी मतलब विद्वान, जन मतलब लोग, जहां विद्वान लोग बैठते हो। तो इस गंधर्व बाईसी के लिए किसका निर्माण करवाया गया? देखो, इनके लिए गुणीजन खाना की स्थापना की गई थी। गुणीजन खाना वो सेटअप फॉर देम। इनके किन के लिए? गंधर्व बाईसी के लिए ना। इनके लिए गुणीजन खाना की स्थापना की गई थी। गुणीजन खाना वो सेटअप फॉर देम। गुणीजन खाना वो सेटअप फॉर देम। इनके लिए गुणीजन खाना की स्थापना की गई थी। गुणीजन खाना वो सेटअप फॉर देम। किसकी स्थापना की गई थी? अब ये याद रखना भैया ना, प्रताप सिंह ने एक तो बनवाया था हवा महल, ब्रिज निधि नाम से लिखता था कविताएं। गणपति भारती थे कविता के गुरु, चांद खान थे संगीत के गुरु। चांद खान जी की उपाधि थी बुद्ध प्रकाश, उन्होंने बुक लिखी थी स्वर सागर। संगीत का सम्मेलन था, उसके अध्यक्ष थे देवर्षि ब्रिजपाल भट्ट। एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम था राधा गोविंद संगीत सा। इसका शासनकाल कौन सी कला का स्वर्णकाल था? चित्रकला। इसके लिए क्या बनाई गई थी? चित्रकला स्कूल। कौन सा चित्रकार पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाता? लालचंद। कौन सा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ था? तमाशा। कहां से लेके आए थे? महाराष्ट्र। कौन सा कलाकार आया था? बंशीधर भट्ट। ऐसे कितने विद्वान थे? 22। उनको क्या कहा जाता है? और इनके लिए कौन सा विभाग बनाया गया? तो अब कभी आए प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए, बता सकते हैं? अब अगला राधा लिख लो। कौन है अगला राजा? आप याद कीजिए, हमने एक युद्ध पढ़ा है बाकायदा, गिंगोली का युद्ध या परबतसर का युद्ध पढ़ा था हमने। इसी राजा के टाइम में वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। मैं दूसरी बात बताता हूं। इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था रस कपूर। क्या नाम था? और जगत सिंह के टाइम में जगत सिंह राज कर ही नहीं रहा था, ये राज कर रही थी। क्या नाम था इसका? लिखो। इसकी प्रेमिका रस कपूर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। इज beloved रस कपूर इंटरफेयर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी प्रेमिका रस कपूर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। इज beloved रस कपूर इंटरफेयर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी प्रेमिका रस कपूर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। हिज beloved रस कपूर इंटरफेयर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम था प्रेमिका का? ये क्या जयपुर की बहुत अच्छी डांसर थी। तो डांस देखने के लिए सेठ साहूकार टाइप के, मंत्री संतरी टाइप के लोग जाते पैसे वाले। एक दिन डांस देखने के लिए चला गया राजा खुद। राजा को डांस तो पसंद आया, साथ में डांसर भी आ गए। और राजा ने कहा कि आज के बाद बसंती और किसी के आगे नहीं, केवल मेरे आगे नाचे। कोई बात नहीं भाई, राजा का डिसीजन, राजा जो चाहे कर सकता है। तो राजा ने कहा भाई महल में लेके चलो इसको। तो रस कपूर को लेके आ गया, राजा का पर्सनल डिसीजन है। अब राजा ने कहा कि मैं इसे शादी करूंगा, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है। राजा ने कहा मैं इसको रानी का दर्जा दूंगा। ठीक है। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा ये मेरे साथ दरबार में बैठेगी। राजा बैठेगा, साथ में कौन बैठेगी आके? रस कपूर। यहां तक भी मामला ठीक था। अब राजा ने कहा कि जो भी दरबार में आएगा वो मेरे को नमस्ते करने से पहले रस कपूर को नमस्ते करेगा। और यहां से भाई साहब थोड़ा थोड़ा लफड़ा होना शुरू हुआ। कारण यह था कि पहले रस कपूर जब डांस किया करती, उसका डांस देखने के लिए सेठ साहूकार मंत्री संतरी जाते। उन्होंने कभी कभी यूं कहा होगा कि ये बड़ा स्टेप एक बार दोबारा, है ना, ये ये 50 रुपए लिए जाए और ये बड़ा ठुमका वापस लगाया जाए एक बार। रस कपूर को एक एक की शक्ल याद थी। अब रस कपूर ने कहना, अब जैसे कि कोई बंदा है, उसने कहा गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। रस कपूर ने इग्नोर मारा, फिर कहा दोबारा कर। इतने में आ गया गिंगोली वाला युद्ध।
गिंगोली वाला युद्ध आया तो जगत सिंह तो युद्ध लड़ने के लिए चला गया। अब जब जगत सिंह युद्ध लड़ने के लिए जाएगा दरबार कौन संभालेगा? उसने कहा रस कपूर। इसलिए राजा वाले सिंहासन पर कौन बैठने लग गई? अब तो भाई सामंत युद्ध में चले गए तो ठीक है, जो सामंत युद्ध में नहीं गए, जो यहाँ पे रह गए, उनकी तो गिरा आ गई। अब रस कपूर उनको खड़ा रहे, मैं नहीं कहूं तब तक बैठना नहीं। फिर अपने पास में जगह पड़ती है चौमू, यहाँ के कोई सामंत थे और उनको एक दिन गुस्सा आया। उन्होंने बाद में रस कपूर को गिरफ्तार किया और नाहरगढ़ में बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? थोड़े दिनों बाद जगत सिंह युद्ध से वापस आए। उस युद्ध से वापस आए तो उसने पूछा कि मेरी रस कहां गई? तो मंत्रियों ने कहा रस कपूर कहां गिरफ्तार है? नाहरगढ़, और वापस निकालने की आवश्यकता नहीं। देख लेना भाई साहब, देख लो। कालांतर में से नाहरगढ़ में नजरबंद कर दिया गया था। लेटर ऑन शी वाज हाउस अरेस्टेड इन नाहरगढ़। कालांतर में से नाहरगढ़ में नजरबंद कर दिया गया था। लेटर ऑन शी वाज हाउस अरेस्टेड इन नाहरगढ़। कालांतर में से नाहरगढ़ में नजरबंद कर दिया गया था। लेटर ऑन शी वाज हाउस अरेस्टेड इन नाहरगढ़। कहां नजरबंद कर दिया गया था? नाहरगढ़ में नजरबंद कर दिया गया था। पर कहते हैं कि भाई बाद में जगत सिंह जब मरा था ना तो रस कपूर को पता चल गया था। तो रस कपूर वहां का पहरे तोड़ ताड़ के आ गई थी, सती हो गई थी। तेरे लिए मैं सिग्नल। और ऐसी कई महिलाएं भी थी उन दिनों में जिनकी शासन में बड़ी शानदार चला करती थी। अभी अब जब तुंगा और पटन के युद्ध पढ़ रहे थे, हम जोधपुर के एक राजा का नाम पढ़ रहे थे, विजय सिंह। क्या नाम पढ़ रहे थे? विजय सिंह की गर्लफ्रेंड जो, उसका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था? गुलाब राय की तो गजब की चलती थी। श्यामल दास जी लिखते हैं गुलाब राय जोधपुर की नूरजहां थी। वो क्या थी? जोधपुर की। या तो जहांगीर के दरबार में किसकी चलती थी? नूरजहां की। या विजय सिंह के दरबार में किसकी चलती थी? गुलाब। यही लिख लो, प्रेमिका प्रेमिका एक साथ हो जाएगी सारी। यहीं पे नीचे लिख के बॉक्स में बंद कर लेना। देखो, विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को, गुलाब राय बी लॉर्ड ऑफ विजय सिंह। विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को, गुलाब राय बी लॉर्ड ऑफ विजय सिंह। विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। गुलाब राय बी लॉर्ड ऑफ विजय सिंह इज नोन एज नूरजहां ऑफ जोधपुर। जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है, इज नोन एज नूरजहां ऑफ जोधपुर। क्या कहा जाता है? जोधपुर की नूरजहां। किसको? गुलाब राय। किसकी प्रेमिका थी गुलाब राय? विजय सिंह। विजय सिंह कहां का राजा था? जोधपुर। बॉक्स में बंद कर लो इसको ताकि एक साथ याद हो जाए बात, है ना। फिर जगत सिंह का शासनकाल देखो, 1803 से 1818 आते ही क्या करना है? यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। इन 1818 he concluded treaty with Britishers। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। इन 1818 he concluded treaty with Britishers। अब अगला राजा देखो, राम सिंह सेकंड। अब देखो, दो तीन बातें समझने वाली से समझना आप। राम सिंह बहुत माइनर एज में राजा बना था, एकदम बच्चा ही था तब राजा बन गया था। अंग्रेजों के आने से पहले यदि कभी कोई राजा छोटी उम्र में राजा बनता तो क्या करते? संरक्षक बनते। कौन बनते? राजा के परिवार वाले। जैसे हम पढ़ते हैं विक्रमादित्य बना तो कर्मावती, है ना। हमने पढ़ा कि मोकल बना तो रणमल, चुंडा, कुंभा बना तो रणमल, कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों के संधि का मतलब है राजा की जिम्मेदारी किस पर है? अंग्रेजों। अब यदि राजा कम उम्र में बनता तो उसके संरक्षक कौन बनते थे? अंग्रेज। तो राम सिंह जब कम उम्र में बना तो एक अंग्रेज बना था, उस अंग्रेज का नाम था जॉन लुडलो। क्या नाम था? बोलो दे, क्या नाम है? जॉन लुडलो। क्या बनाया गया? किसका? क्यों बनाया गया? यह कम उम्र में राजा बना था। ही बिकेम किंग इन माइनर एज। यह कम उम्र में राजा बना था। ही बिकेम किंग इन माइनर एज।
ये है कम उम्र में राजा बना था, ही बिकेम किंग इन माइनर एज। तो नीचे लाइन चेंज कर लो, संरक्षक बराबर जॉन लुडलो। गार्जियन, गार्जियन, गार्जियन किसको बनाया गया? जॉन लुडलो। जयपुर वालों से नाम लिया नहीं जाता था लुडलो, लुडलो जीप नहीं घूम रही ना, अपनी नहीं घूम रही, लुडलो। फिर जयपुर वालों नाम निकाल दिया लाडू जी, कि माँ का लाडू जी छे, माँ का लाडू जी। जयपुर वाले क्या करते थे? लाडू जी। तो जॉन लुडलो को क्या बनाया, किसका संरक्षक बनाया गया जॉन लुडलो को? सवाल दूसरा है कि राम सिंह इतनी छोटी उम्र में राजा क्यों बना? इसका मतलब पिताजी की क्या हो गई? डेथ। इसके पिताजी का नाम था जयसिंह थर्ड। क्या नाम था पिताजी का? देखो दो जयसिंह हम पढ़ चुके हैं, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। तो ये कौन हो गया? जयसिंह थर्ड। जयसिंह थर्ड का मर्डर हुआ था, मर्डर हो गया था जयसिंह थर्ड। जयसिंह थर्ड के मर्डर में एक महिला का नाम आया, तो राज परिवार को संभालने वाली एक महिला थी, नाम आया, इस महिला ने मरवा दिया। उस महिला का नाम था रूपा बडारण। क्या नाम था? मैं और समझाता हूं, देख सुनना, देखो क्या नाम है, बताओ, देखो बोलो एक बार। अक्सर गांव के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा कि अपने बड़े बुजुर्गों के लिए अभी कहते हैं ए हमारा बडेरा है ना? या अभी भी अपना वह घर जो दादाजी के टाइम से बना, अपने से पूछ लिया जाएगा हमारी बडेर है ना। बडेर, बडेर मतलब बुजुर्ग आदमी। होता क्या था कि राजाओं का जब राज था, तो एक राजा, उसके 10 रानी है, तो उसके भाई के भी 5 तो है, एक भाई की और 3 है, उसके बाप की भी 10 थी। ऐसे करके महिलाएं परिवार में, राज परिवार की महिलाएं कितनी होगी? 100, मतलब 100 महिलाएं होगी। अब ये क्या खाना बनेगा, कहां से इनके कपड़े आएंगे, कहां से इनके गहने आएंगे, कोई तो मैनेज करे। कहां रहेगी, कौन आदमी अंदर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, कोई तो तय करेगा। तो एक महिला मैनेजर बनती। कौन महिला? तो इनके परिवार में कोई ऐसी पुरानी जो काम करने वाले लोग होते राजा महाराजाओं के, तो काम करने वाले जो लोग जैसे दाई माँ होते थे, तो वैसे कोई सीनियर कोई महिला होती जो कई सालों से काम कर रही होती, उसको सब पता होता था क्या करना है क्या नहीं करता। उन महिलाओं को बोलते बडारण। क्या बोलते? राज परिवार की महिलाओं को संभालने के लिए जो एक सीनियर महिला होती है उसको क्या बोलते? बडारण। इस टाइम एक बडारण है जिसका नाम है रूपा। बडारण, उसका नाम क्या है? तो नाम क्या हो गया? तो जयसिंह थर्ड के मर्डर में रूपा बडारण का नाम आया। किसका नाम आया? कि भाई हुआ ये कि कोई रानी अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, इसलिए वो रानी जयसिंह थर्ड को मरवाना चाहती है, और मरवाने का जो काम है वो किसने किया है? अब अंग्रेजों का मुकदमे की जांच करेंगे हम। तो मुकदमे का नाम है रूपा बडारण मुकदमा। कौन सा मुकदमा है? अब कोई 2 सवाल आपसे पूछेगा, रूपा बडारण मुकदमा किसकी हत्या से जुड़ा हुआ था? जयसिंह थर्ड। किसके हत्या से? जयसिंह थर्ड के हत्या से जुड़ा हुआ था। इस मुकदमे की जांच के लिए 2 अंग्रेज आए। एक अंग्रेज का नाम था ब्लैक। क्या नाम था? है तो गोरा, नाम क्या था उसका? ब्लैक। एक का नाम था ओलविज। कौन कौन 2 बंदे नाम बताओ देखे? एक तो ब्लैक और एक ओलविज, दोनों जांच करना है। कौन से मुकदमे की जांच? किससे जुड़ा हुआ है? जयसिंह थर्ड का मर्डर हुआ है। जयसिंह थर्ड किसका पिताजी है? राम सिंह सेकंड कम उम्र में राजा बना है क्योंकि उसके पिताजी का मर्डर हो गया। पिताजी का नाम क्या था? जयसिंह थर्ड। उस मुकदमे में एक महिला का नाम है, उस महिला का नाम क्या है? इसलिए नाम है रूपा बडारण केस उसका। उस केस की इन्वेस्टिगेशन 2 लोग कर रहे हैं। कौन कौन? अब भाई इतने में जयपुर में अफवाह फैल गई, अपने अफवाह खूब फैलती है। अफवाह फैल गई कि अंग्रेजों ने राजा को मारा है, क्योंकि अंग्रेज राज्य पे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया? राजा को मार दिया। और कहा अब अंग्रेज किले के अंदर घुस गए। अंग्रेज बापड़े आए जांच करने के लिए। अब जयपुर की जनता बाहर इकट्ठी हो गई। ब्लैक और ऑलविज जैसे ही बाहर निकले, इन पे हमला कर दिया। ब्लैक को कूट कूट के मार दिया। तो जयपुर की जनता ने कौन से अंग्रेज अधिकारी को कूट कूट के मार दिया? ब्लैक कौन से मामले की जांच कर रहा था? रूपा बडारण मामला किसके मर्डर से जुड़ा? समझ में आई बात? लाइन चेंज करेगी, नीचे लिखो। ब्लैक तथा ऑलविज रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे। ब्लैक एंड ऑलविज वर इन्वेस्टिगेटिंग रूपा बडारण केस। ब्लैक तथा ऑलविज रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे। ब्लैक एंड ऑलविज वर इन्वेस्टिगेटिंग रूपा बडारण केस। रूपा बडारण मामले की जांच कर रहे थे। लाइन चेंज कर लिखो। यह मामला महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या से जुड़ा हुआ था। यह मामला महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या से जुड़ा हुआ था। दिस केस वॉज बिलोंग्ड टू मर्डर ऑफ महाराजा जयसिंह थर्ड। यह मामला महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या से जुड़ा हुआ था। दिस केस वॉज बिलोंग्ड टू मर्डर ऑफ महाराजा जयसिंह थर्ड।
यह मामला महाराजा जयसिंह तृतीय की हत्या से जुड़ा हुआ था। नीचे लाइन चेंज करके लिखना और स्टार लगाना, फिर पूरे को बॉक्स में बंद करना। जयपुर की जनता ने ब्लैक को मार दिया था। पीपल ऑफ जयपुर मर्डर्ड ब्लैक। जयपुर की जनता ने ब्लैक को मार दिया था। पीपल ऑफ जयपुर मर्डर्ड ब्लैक। इसको पूरे को बॉक्स में बंद कर दो। ये हत्या वाला जो पूरा है ना, जयसिंह थर्ड वाला, ताकि अलग से याद रह जाएगा आपके थोड़ा सा। अब राम सिंह सेकंड के टाइम में शासन कौन संभाल रहा है? लुडलो। कौन संभाल रहा है? अंग्रेजों का राज आ गया था। अंग्रेजों ने हमारी कई जो सोशल कस्टम थी, जिनको हम सही मानते थे उस टाइम के हिसाब से, लेकिन अंग्रेजों ने आके उन पे बाद में क्या लगा दी थी? रोक। तो हम कह सकते हैं हमारी कई सामाजिक रीति रिवाज थे जिनको क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया। आपसे कोई पूछे सामाजिक रीति रिवाज कौन से राजा के टाइम में बैन किए गए? राम सिंह। कौन से अंग्रेज ने बैन किए? जॉन लुडलो। किसने बैन किए? लिख लो। कई सामाजिक रीति रिवाजों पर रोक लगाई गई थी। सम सोशल कस्टम्स वर बेंड। कई सामाजिक रीति रिवाजों पर रोक लगाई गई थी। सम सोशल कस्टम्स वर बेंड। मैं लिख रहा हूं कौन कौन से, आप उतार लो फिर मैं समझा दूंगा। सती प्रैक्टिस, समाधि प्रैक्टिस, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप लिख लो फिर मैं समझा देता हूं क्या है ये। सती प्रैक्टिस, समाधि प्रैक्टिस, फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कोई पूछे कौन से राजा के टाइम इन पे रोक लगाई गई थी? राम सिंह। कोई पूछे कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा रोक लगाई गई थी? जॉन लुडलो। कौन से अंग्रेज अधिकारी द्वारा? लुडलो शासन संभाल रहा था। पहली क्या है? सती प्रथा। आप जानते हो पति की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी उनके साथ में सती हो जाती थी। समाधि प्रथा अपना तो एक रिचुअल था। अपने खूब महापुरुष में जिन्होंने क्या ली थी? समाधि। होता यह था कि बंदे को लगता कि अब मैंने जितनी जिंदगी जीनी थी वो जी ली। खड्डा खोदते, उसमें बैठ जाते, लोग ऊपर से मिट्टी डाल देते। जीवित अवस्था में मृत्यु का वर्ण कर लिया करते। हम कहते उन्होंने क्या ले ली? समाधि। अब अंग्रेजों ने आगे कहा ये सुसाइड है। पर यदि किसी ने इस बार ऐसे मिट्टी डाली तो जिसने मिट्टी डाली थी उन पे हम डालेंगे। इसलिए समाधि प्रथा क्या किया जाता है? बैन। तो सती प्रथा बैन कर दी और समाधि। मानववध, कन्यावध आप जानते हो, लड़कियों को होते ही मार दिया जाता था। हम पढ़ते हैं बीकानेर में रतन सिंह रोक लगा रहा है उधर, इधर आपका कौन लगा रहा है? राम सिंह, है ना। मानव व्यापार, मानव व्यापार मनुष्य की खरीद बिक्री। भाई मेरे को घर में काम करने के लिए नौकर चाहिए, या अपने को कोचिंग में काम करने के लिए नौकर चाहिए, अपने मार्केट के दो नौकर खरीद लाए। मनुष्य को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। पॉलिटी में कहां तक पहुंच गए? स्टार्ट ही नहीं हुई, स्टार्ट हुई है। आगे आप मूल अधिकार पढ़ोगे, है ना। मूल अधिकार पढ़ोगे तो पढ़ोगे किसी भी मनुष्य को जबरदस्ती खरीदा या बेचा, तुलात श्रम पर रोक लगा दी गई थी पूरी तरीके से। बस यही है, मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। तो कौन कौन से सामाजिक रीति रिवाजों पर रोक लगाई गई? सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध। कौन से राजा ने लगाई? कौन से अंग्रेज अधिकारी ने लगाई? कल पढ़ेंगे।